सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अध्याय 4 दिख रहे हैं। प्रेसमैन साहब की किताब है अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच। इसको हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है प्रोसेस मॉडल्स। प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स। प्रोसेस मॉडल का केवल यही मतलब होता है कि वो मॉडल, वो तरीका जो आप अपनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर को, ऐप को या वेबसाइट को बनाने के लिए। अब प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, तो इसी तरीके से हम आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स में जो चाहे अपनी जरूरतों के हिसाब से आप चूज कर लीजिए। एक प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल ये आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर का जो विकास है, उसका इंप्लीमेंटेशन है, उसका एग्जीक्यूशन है, वो कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर बताता है, उसका प्रारूप बताता है, उसका सीक्वेंस बताता है, तरीका बताता है ये। तो अब यहां पर देखिएगा कि ये जो प्रिस्क्रिप्टिव है वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी है। क्यों? हमें पता है कि भाई अगर आपको डॉक्टर बोलेगा कि अरे आपका पेट के लिए मैं आपको पेंटाप्रोजोल दे रहा हूं, पेंटॉप डी दे रहा हूं, है ना, पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन, ये आपको खाना खाने के 1 घंटे या नाश्ता करने से 1 घंटे पहले खाना है। तो आपको पता है कौन सी चीज कब लेनी है। अगर पेंटाप्रोजोल आप खाना खाने के बाद लेते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं है वो। तो यहां पर प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल की बात जो हो रही है वो ये है कि इसमें पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको क्या फ्रेमवर्क, एक्टिविटी के ढांचागत जो प्रक्रियाएं हैं या गतिविधियां हैं वो क्या है, क्या एक्शन है, टास्क है, यानी क्या आपको इस पे क्रिया करनी है, उसके अंतर्गत कौन कौन से टास्क सेट होने वाले हैं, आपका आउटपुट वर्क प्रोडक्ट क्या आने वाला है, क्वालिटी क्या उसमें अश्योर करेंगे, और साथ में कोई भी चेंज होगा तो वो किस तरीके से आपको एडमिनिस्टर करना है, चेंज को, परिवर्तन को कैसे अपने प्रोजेक्ट में आत्मसात करना है। ये इसीलिए इसको प्रिस्क्रिप्टिव कहा जा रहा है। अब ये जो है हर एक प्रोसेस मॉडल ये भी बताता है कि फ्लो कैसे होगा। फ्लो का मतलब है धारा। धारा कैसी हो सकती है? आपको याद होगा कि हमने अपने डिस्कशन में ये लिया है कि ये लीनियर प्रोसेस फ्लो है, और हम जानते हैं कि जब भी हम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के बारे में बात करती है तो ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको बताया था। एक होती है कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है ना। ये जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है वो किस तरीके से चल रही है, अगर एक के बाद एक, पहले कम्युनिकेशन आए, फिर प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, तो इसको हम लीनियर कहते हैं। ऐसे हमने इटरेटिव की बात की, इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो है, पैरेलल प्रोसेस फ्लो है। तो ये अलग अलग तरीके के फ्लो है। तो आपको ये प्रोसेस मॉडल ये भी बताएगा कि आपका फ्लो कैसे होना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये एक्टिविटीज जो है फ्रेमवर्क एक्टिविटी कब कैसे चलानी है आपको। तो प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल ये आपको बताता है कि कैसे आपका प्रोसेस एलिमेंट किस समय कहां लगना है, और इसका वर्क फ्लो क्या होगा। क्या ये आपका गोल गोल घूमेगा, यानी क्या ये इटरेटिव होगा, क्या ये पैरेलल होगा, ये सब आपको बताएगा ये। द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल का मतलब होता है जल प्रपात। पानी जब बहुत हाइट से नीचे को गिरता है तो इसको वाटरफॉल कहते हैं। अब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है जिसको हम वाटरफॉल कह रहे हैं? इसको हम क्लासिक, अभी इसका एक और नाम आएगा, नाम मैं इसका आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि यह मॉडल तब यूज होता है या आपको तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब आपका रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर हो। यानी कि आप यहां हैं, आप डेवलपर हैं और ये आपके यूजर हैं या फिर कस्टमर है या स्टेक होल्डर है। जब ये आपको बिल्कुल क्लियर रिक्वायरमेंट बता दें या फिर आप इनसे क्लियर रिक्वायरमेंट समझ लें, उसी समय आप ये लीनियर फैशन में ये वाला वाटरफॉल मॉडल चला सकते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं इसको, अभी आपको मैं समझाऊंगा, एक चित्र आएगा उसी से समझाना बेहतर होगा। पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। कभी आपने देखा है कि पानी यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी के कारण पानी ऊपर से नीचे बहता है। तो कम्युनिकेशन एक्टिविटी यहां पर होगी, प्लानिंग यहां होगी, मॉडलिंग यहां होगी, कंस्ट्रक्शन यहां होगा, फिर डिप्लॉयमेंट यहां हो जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे तक की जो धारा है इसी को वाटर फ्लो मॉडल कह रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, और वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें केवल गवर्नमेंट के कुछ रूल चेंज हुए। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो 2% हम देते थे
आपको मान लीजिए कोई सब्सिडी देते थे, या फिर कोई टैक्स की बारे में बात कर ले, 2% टैक्स ही बोलते हैं, अब आपको 4% लगेगा, तो आपको 2 का 4 करना है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमको क्या एडेप्टेशन करना है, उस सॉफ्टवेयर में क्या हमको चेंज करना है। वहां पर आप इस वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नया सॉफ्टवेयर आप तभी बना सकते हैं, मतलब वाटरफॉल मॉडल के तहत नया सॉफ्टवेयर या ऐप तभी बना सकते हैं जब रिक्वायरमेंट बिल्कुल फ्रीज हो, जरूरतें आपको बिल्कुल क्लियर पता हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, क्लियर कट हो और स्टेबल हो, यानी कि स्थिर हो, चेंज ना हो रही हो बार बार। तो ये जो कम्युनिकेशन से लेकर प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट है, ये एक के बाद एक इस तरीके से धारा में बहेगा और 1 बाय 1 होगा। कभी भी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन से पहले नहीं होगी, डिप्लॉयमेंट मॉडलिंग से पहले नहीं होगा। कोई भी चीज जो होगी वो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, मतलब यहां से आप आगे की तरफ जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। यही वाटरफॉल मॉडल का मेन है। तो वाटरफॉल मॉडल या जलप्रपात का जो मॉडल है, ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओल्डेस्ट कहते हैं इसको, सबसे पुराना, सबसे पहले सुझाया गया मॉडल है। और इसको हम क्लासिक लाइफ साइकिल भी बोलेंगे। जब भी मैं क्लासिक लाइफ साइकिल बोलूंगा, आपको समझ जाना है कि मैं वाटरफॉल मॉडल की बात कर रहा हूं। और बेसिकली क्या है, ये सिस्टमेटिक है। आपको पता है कि सिस्टम में एक के बाद एक चलना है। सीक्वेंशियल मतलब बिल्कुल सीरियली चल रहा है, ये कोई इसमें चक्र नहीं है, क्योंकि आगे ऐसे मॉडल में बताऊंगा आपको जिसमें स्पाइरल होगा या फिर प्रोटोटाइपिंग होगी, वो सब इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर हो तो एक के बाद एक पहले प्लान कर लीजिए, है ना, फिर उसके बाद मॉडल कर लीजिए, फिर उसको बना दीजिए, कोड कर दीजिए, फिर उसको ले जाके दे दीजिए, और उसके बाद आप उसको सपोर्ट करते रहिए। सॉफ्टवेयर जब आपने दे दिया तो सपोर्ट करते रहिए। वाटरफॉल मॉडल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है, बल्कि लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम बताई हैं इसमें। सबसे पहली चीज तो ये है कि रियल प्रोजेक्ट जो होता है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट होता है, वो कभी भी ऐसा फॉलो नहीं करता है। रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद इंप्लीमेंटेशन। अब डिजाइन पे आ गए आप और एक रिक्वायरमेंट और आ गई, फिर क्या करोगे आप? ये वाटरफॉल मॉडल तो कहता है कि ऊपर से नीचे ही जाना है, यहां से डिजाइन फिर से दोबारा रिक्वायरमेंट लेके फिर डिजाइन नहीं कर सकते, मतलब डिजाइन में परिवर्तन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आपके पास जब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आता है तो उसको कैसे पता चले? वो तो आप सॉफ्टवेयर वाला भी आदमी नहीं है, उसको वो केवल जो उसने देखा होता है वो आपको बता देगा कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। लेकिन पूरी रिक्वायरमेंट तो किसी को भी क्लियर नहीं होती, वो तो धीरे धीरे क्लियर होती है, कुछ समय बाद पता चलता है। कई बार होता है ना, आप मार्केट जाते हैं और कई चीजें, अरे यार ये तो मैं लाया ही नहीं, ये तो भूल गया। होता है, सबके साथ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस पूरे धारा के में नीचे आएंगे, तो जब डिप्लॉयमेंट से पहले, कंस्ट्रक्शन के बाद आपको आपका सॉफ्टवेयर तैयार मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। मतलब बहुत टाइम, पूरा जो कंस्ट्रक्शन से, मतलब प्लानिंग से लेकर आप कंस्ट्रक्शन तक पहुंचेंगे, तब तक आपको सॉफ्टवेयर दिख ही नहीं रहा होगा। मान लीजिए किसी मॉडल या फिर मॉडलिंग के समय, डिजाइन के समय कुछ प्रॉब्लम आपने, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसा एरर इसमें आ गया, कोई ऐसी तकलीफ आ गई, वो तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट सामने नहीं आएगा। तो वो बहुत डिजास्टर हो जाएगा। यानी कि इतना लंबा रास्ता तय किया, पता चला कि रास्ता ही गलत हो गया, फिर क्या करेंगे आप? जो लीनियर नेचर है, जो सीधा सीधा नेचर है, ये क्लासिक लाइफ साइकिल का, यानी कि मैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक ब्लॉकिंग स्टेट पे पहुंचा देता है। यानी अब यहां पर देख लीजिए, एक यहां पर कम्युनिकेशन वाली टीम है जो बात कर रही है, एसआरएस तैयार कर रही है। तो जब एसआरएस तैयार हो रही होगी तो ये वाली जो मॉडलिंग वाली टीम है या कंस्ट्रक्शन वाली टीम है, वो क्या करेगी? वो तो खाली बैठी है, वो तो कोई काम नहीं कर रही है ना। तो ये ब्लॉक है, अभी ये ब्लॉक्ड है। जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मॉडलिंग वाला बैठा हुआ है ना। ये प्रॉब्लम वाटरफॉल मॉडल में है। तो आज का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है बहुत फास्ट पेस्ड है, लोगों को जबरदस्त सॉफ्टवेयर चाहिए, फटाफट चाहिए, बहुत तेज चाहिए, और बहुत सारे परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन इसमें होते हैं। चाहे आप उसकी फीचर या उसकी खूबियों के बारे में बात कर ले, उसमें क्या क्या कार्य आपको करवाने हैं वो है, और जो भी उसमें कंटेंट देना है वो भी परिवर्तन होता रहता है। सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट चेंज। तो वाटरफॉल मॉडल वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। द वी मॉडल, अगर आप वाटरफॉल मॉडल को जानते हैं तो वी मॉडल केवल उसका परिवर्तन है, केवल उसका एक
तरीका है, प्रारूप है, जो थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहां पर क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल पे अगर आप साथ में क्वालिटी लगा दें, गुणवत्ता क्वालिटी एश्योरेंस लगा दें, तो वो वी मॉडल बन जाता है। वी मॉडल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये वी की तरह दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो वाटरफॉल मॉडल का ही वेरिएशन है, इसी का एक थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ रूप है वी मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, आप फिगर पे ध्यान रखिएगा, है ना। वी मॉडल आपको बताएगा कि हर एक जो आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटी, आपको पता है ढांचागत जो गतिविधियां होती है किसी भी प्रोजेक्ट बनाने में, उसमें शुरुआत में कम्युनिकेशन करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करते हैं, रिक्वायरमेंट निकालते हैं, फिर उसका डिजाइन बनाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसको हम कंस्ट्रक्शन में ले जाते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, यानी कि लोगों को देते हैं जिनके लिए बनाया है। तो यहां पर क्या है कि इन सब के साथ क्वालिटी एश्योरेंस लगा दिया जाता है कि हर जगह पे आप गुणवत्ता एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप आस्था दे रहे हैं, हाँ हम क्वालिटी इसमें एश्योर करेंगे। मैं आपको एक तरीके से प्रॉमिस कर रहा हूं कि हाँ मैं एश्योर कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब यहां पर जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड बोल रहा हूं मैं, ये राइट साइड, ठीक है जी। ये वी आकार बन रहा है, ऐसे वी। तो जो सॉफ्टवेयर टीम है, जैसे वो यहां से इस तरीके से नीचे आती है, लेफ्ट, ये जो लेफ्ट साइड है उसमें इस वी के मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। जैसे वो नीचे आती है, जैसे प्रॉब्लम पता चल गई आपको, है ना, तो उसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कर लेंगे कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए थी, ठीक। और फिर धीरे धीरे आप और टेक्निकल एस्पेक्ट में जाते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट मिल गई, अब इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाएंगे, अब इसके कंपोनेंट का डिजाइन बनाएंगे। तो यहां पर अलग अलग चीज यहां पर आने लगती, फिर कोड बनाएंगे इसका, नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए, यहां पर आपने कोड जनरेट कर लिया, यानी कि रिक्वायरमेंट आपको मिली, आपने मॉडलिंग की, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर ली, यानी कोड जनरेट कर लिया। यहां तक ठीक है। अब जैसे ये खत्म हो गया, अब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। ऊपर की तरफ कैसे चढ़ेंगे? यहां पर आप ये जो एस्पेक्ट है, यहां से यहां तक, ये सारे क्वालिटी एश्योरेंस के एक्शन है, यानी गुणवत्ता के प्रति जो जो कार्य किए जा रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एश्योर करने के लिए वो काम किए जा रहे हैं, वैलिडेट करने के लिए हर एक मॉडल को, वो यहां पर किया जा रहा है। जब आप यहां जाएंगे, यानी कोड जनरेशन किया तो आपकी इसकी यूनिट टेस्टिंग होनी है। जब आप कंपोनेंट डिजाइन आपने किया तो इसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होनी है। आर्किटेक्चर डिजाइन की भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होनी है। आर्किटेक्चर डिजाइन और रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की सिस्टम टेस्टिंग होनी है कि भाई जो काम आपने किया है वाकई में वो रिक्वायरमेंट में मांगा गया था कि नहीं गया था। और फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होनी है कि जब सब कुछ तैयार हो गया कि क्या यूजर एक्सेप्ट करने को तैयार है इस चीज को, उसके पैरामीटर पे हम फिट बैठ रहे हैं। तो वी मॉडल एक तरीके से वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, मतलब वेरिफिकेशन वैलिडेशन का भी इतना, ये इसके आगे मैं डेफिनेशन बताऊंगा आगे की डिस्कशंस में। और फिर केवल इतना समझ लीजिए कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होता है। तो यहां पर हर एक काम के लिए क्वालिटी जब लगा दी जाती है, हर एक जो वाटरफॉल मॉडल का एक एक एस्पेक्ट है, उस पर जब क्वालिटी लगा दी जाती है या क्वालिटी एश्योरेंस की अलग अलग तकनीकें लगा दी जाती है, वो ये टेस्टिंग होगी अलग अलग या फिर टेक्निकल रिव्यूज होंगे, जो भी हो सकता है, वो वी मॉडल कहलाता है। तो वी मॉडल आपको यह बताता है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होने वाला है शुरुआती दौर में ही वेरिफिकेशन वैलिडेशन की भाई हम इसका मूल्यांकन कर सकें और अनुमोदन कर सकें कि हाँ भाई ये सही चीज है। यहां पर आप एक चित्र देख रहे हैं, यहां चीजें जुड़ रही हैं और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। इसी को हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कहेंगे। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि बढ़ोतरी, यानी पुर्जा जोड़ के चीजें बनती हैं। अब इस प्रोसेस मॉडल में कई बार ऐसा होता है, हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल क्लियर है, तो इसके लिए वाटरफॉल मॉडल लगाया जा सकता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल तभी लगाया जाता है जब हमारे पास यूजर की सारी जो भी उसकी जरूरतें हैं वो हमारे पास आ जाए। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्लियर कट आपके सामने है, पर जो डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको इस बात के लिए रोकता है कि आप वाटरफॉल मॉडल नहीं लगा सकते या लीनियर प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। आपको याद है कि कहां हम प्लानिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक एक सीधा लीनियर प्रोसेस अपनाते थे, उसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते थे। इसके अलावा यूजर यह भी कहता है कि मुझे बहुत जल्दी आप प्रोडक्ट दिखाइए। वाटरफॉल मॉडल में तो जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर देंगे डिप्लॉयमेंट के जस्ट पहले, तब तक, मतलब ये कंस्ट्रक्शन स्टेट पे जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है,
तभी आपका एक्चुअल प्रोडक्ट सामने आता है। यूजर कहता है नहीं नहीं, हमें तो आप पहले दिखाइए भाई इस, और उसके बाद आप उसको आगे जितने भी रिलीजेस होंगे सॉफ्टवेयर के उसमें और रिफाइन करते रहिए, थोड़ा और उसमें बढ़ोतरी करते रहिए, और फंक्शन डालते रहिए, फीचर डालते रहिए। तो यहां पर जरूरत पड़ती है, यहां पर जो मॉडल आएगा उसे हम कहेंगे इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। अब ये जो चित्र है मैंने आपको क्यों दिखाया, ये चित्र इसलिए दिखाए कि वाटरफॉल मॉडल लीनियर मॉडल है, सीधे सीधे बढ़ता है। पैरेलल प्रोसेस फ्लोज, तो लीनियर फ्लो और पैरेलल प्रोसेस फ्लो, यानी कि आप जो 4 तरीके के फ्लो होते हैं उसमें मैं आपको 2 फ्लो बता रहा हूं। एक तो लीनियर है ये वाला, और ये आपका पैरेलल है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल इन दोनों को जोड़ता है, यानी कि इन दोनों की जो अच्छी अच्छी खूबियां हैं उनको मिला के इंक्रीमेंटल मॉडल बनता है। तो हर एक बार एक लीनियर सीक्वेंस में हम चलेंगे, और लीनियर सीक्वेंस में चलने के बाद हमको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, फिर उसमें बढ़ोतरी होगी, फिर दोबारा एक उसका दूसरा वर्जन मिलेगा। तो जो प्रोसेस फ्लो मैंने आपको बताया, यहां पर आप आगे चल के मैं आपको ना एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी बताऊंगा। तो ये हो सकता है कि शुरुआती दौर में आप जब शुरुआती में कम्युनिकेशन से लेकर चलिए कंस्ट्रक्शन तक कर दिया आपने, तो यहां पर आप एक प्रोटोटाइप डेवलप करके दे सकते हैं यूजर को बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ। ये मैं आगे प्रोटोटाइप आप आगे सीखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जो फर्स्ट इंक्रीमेंट पहला प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो कोर प्रोडक्ट होगा, वो असली उसकी जान, मतलब आपका जो भी आप यूजर को देंगे वो कोर प्रोडक्ट होगा, वो असली जान होगी आपके आगे का जो, मतलब इसको रिफाइन करने वाले हैं। फिर क्या होगा कि आप ये जो कोर प्रोडक्ट है ये यूजर के सामने रख देंगे, यूजर इसे देखेगा, इसको इवैल्यूएट करेगा, इसका आंकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा, और उसके बाद फिर आप प्लान बनाएंगे कि यूजर ने हमको ये कहा है इस प्रोडक्ट के लिए, अब हम इसको और रिफाइन करेंगे और बेहतर बनाएंगे, इसमें और चीजें जोड़ेंगे। तो ये बार बार किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लीनियर और पैरेलल दोनों का एक मिक्सचर है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो डिलीवरी है आपने पहला दिया, उसके बाद आप इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, थोड़ा जोड़ घटा करेंगे, और उसके बाद जब तक करते रहेंगे जब तक एक फाइनल प्रोड्यूस नहीं आ जाता, एक प्रोडक्ट यूजर का एक्सेप्टेबल नहीं बन जाता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं आप, है ना, इसी तरीके के और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें यह हो सकता है कि जब आपको कोई आया और कहा कि भाई हमें एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी जिसमें हम लिख सकें, मतलब टाइप कर सकें और बहुत सारे काम कर सकें, तो यह हो सकता है कि पहले इंक्रीमेंट में आप उसे क्या दे दें। पहले इंक्रीमेंट, ये मान लीजिए फर्स्ट इंक्रीमेंट है, तो जब ये फर्स्ट इंक्रीमेंट में है, इस इंक्रीमेंट में आप दे सकते हैं कि जो फाइल मैनेजमेंट है, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, उसको एडिट करना, मतलब उसमें डिलीट वगैरह करना, उसके बाद इसमें जब पीडीएफ जनरेट करना या फिर इसका सेव एज करना, ये सब आप दे सकते हैं पहले इंक्रीमेंट में। उसके बाद आप सेकंड इंक्रीमेंट, ये जब दे दिया आपने, यूजर इसको यूज करने लगा, फिर आप सेकंड इंक्रीमेंट पे आ जाइए। यहां पर आप क्या करेंगे, सेकंड इंक्रीमेंट पे क्या दे सकते हैं, जैसे अच्छी और एडिटिंग फैसिलिटी दे दे, है ना, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट F7, यानी कि आप इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं। तो ये सेकंड इंक्रीमेंट में दे सकते हैं। थर्ड इंक्रीमेंट में आप क्या दे सकते हैं, या जैसे मैंने सेकंड में कहा कि भाई आप स्पेलिंग भी डाल सकते हैं। शिफ्ट F7 दबाएंगे तो थुशारस आती है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें। ऐसी और आप हर एक इंक्रीमेंट में कुछ नई नई चीज दे दें। फाइनली आप जो है थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज डाल दीजिए इसमें, जैसे एडवांस पेज लेआउट कैपेबिलिटी, कि भाई अलग अलग व्यू दिखा दीजिए, कोई स्लीपिंग व्यू है, कोई आपका प्रिंटिंग व्यू है, इस तरीके से दिखा दीजिए। तो अलग अलग इंक्रीमेंट में अलग अलग चीज आप दे दीजिए। इसी को हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कहते हैं। तो जो इंक्रीमेंटल मॉडल है ये अलग अलग रिलीजेस में, रिलीज मतलब ये वर्जन 1 दे दिया, फिर ये वाला इसको वर्जन 1 कर दीजिए, इसको वर्जन 2 कर दीजिए, इसको वर्जन 3 कर दीजिए, इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। और हर बार आप इसमें कुछ जोड़ते हैं। जैसे आपके पास 50 रिक्वायरमेंट है यूजर की, पहले आपने उसको 20 दे दी, फिर उसके बाद यूजर ने आपको कहा चलो इसमें से ये चीज रहने दो और ये एक्स्ट्रा दे दो, फिर आपने और इसको 20 दे दी, फिर फाइनली 10 दे दी। ऐसे करके आप दे सकते हैं। हो सकता है कि कोई चीज जोड़ घटा करके आप दे दे, तो इसे हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कहते हैं। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स, एवोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे इंसान कहा जाता है कि बंदर और वैसी प्रजातियों से आगे बढ़ा है। तो कुछ शुरुआत में था, फिर धीरे धीरे हम डेवलप हुए हैं। तो एवोल्यूशनरी का शब्द यहीं से आया है।
सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से समय के अनुसार, जैसे समय बढ़ता है वैसे सॉफ्टवेयर भी अपना अलग शेप लेता है, या ये कहें परिष्कृत होता है, रिफाइन होता है। आज की जो बिजनेस और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, यानी कि कोई भी बिजनेस है, उसकी जो जरूरतें हैं वो इतनी अलग है, अलहदा है, चेंज है, या फिर इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन पाथ, जो कि हम वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं, अगर हम उसको अपनाना शुरू करेंगे तो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा, यानी कि जो यथार्थ है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी ये हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, और हर व्यवसाय, हर बिजनेस चाहता है कि भाई हमें आप जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दिखाइए, तब हम आगे बात करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसे प्रोसेस मॉडल्स की जरूरत पड़ती है जहां पर यूजर को आप कुछ दिखा सके, और साथ में जो भी प्रोडक्ट है वो आगे बढ़े, धीरे धीरे ग्रो करे, और जो भी आप परिवर्तन इसमें बताते हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर में डाला जा सके, इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इवोल्यूशनरी मॉडल्स इटरेटिव होते हैं। आइटरेटिव या इटरेटिव का मतलब ये होता है कि ये लूप, जैसे लूप होता है ना, बार बार चलता है। तो अगर आप मान लीजिए कि किसी एक स्टेडियम में दौड़ रहे हैं और यहां से शुरू हुए, तो आप वापस यहां पर आते हैं, तो इसको हम एक इटरेशन कहेंगे। तो ये इटरेटिव होते हैं, बढ़ते चलते हैं, और हर बार आपको चेंज मिलता है, अलग अलग वर्जन मिलते हैं सॉफ्टवेयर के। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? वो कौन से मॉडल होंगे जहां पर हर बार आपको वर्जन्स मिलते हैं, जैसे पहली बार आपको वर्जन 1 मिला, फिर 2 मिला, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, और हर बार जब तक आप फाइनल वर्जन पे, फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं पहुंच जाते, ये और रिफाइन होता रहेगा। प्रोटोटाइप मॉडल। अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं और आप एक घर बनाना चाहते हैं किसी के लिए, कोई आपके पास कस्टमर आता है, तो आप उसको क्या देंगे? सबसे पहले घर बना के तो नहीं दे देंगे, आप चाहेंगे कि एक मॉडल बना दें। तो एक मॉडल उसके सामने आप रखेंगे, वो मॉडल को देखेगा और फिर आपको और बातें बताएगा। तो जब कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि केवल एक घर बनाना है, यानी कि उसके पास केवल 1 या 2 चीजें हैं बताने के लिए कि मुझे एक घर बनाना है, और थोड़ी बहुत चीजें वो बता सकता है आपको, लेकिन उसके अंदर क्या होने वाला है, यानी उसका डिजाइन कैसे होगा, उसकी पार्किंग कहां होगी, उसमें कौन सी लाइटिंग लगनी है, उसका सेप्टिक टैंक कहां होगा, वो ये नहीं बता सकता अभी। तो ऐसे समय, जब ऐसी सिचुएशन आती है, तब आप क्या करेंगे? यानी कस्टमर तो कस्टमर, डेवलपर को भी पता नहीं है कि भाई जो मैंने एल्गोरिथम लगाया है, मान लीजिए वो फाइल ट्रांसफर कर रहा है, फाइल ट्रांसफर में मान लीजिए ये फाइल जो है वो 1 MB की है और ये 1 मिनट ले रही है। हो सकता है कि यही 1 MB की फाइल इस एल्गोरिथम को ठीक कर दिया जाए तो ये 1 सेकंड में चली जाए। तो डेवलपर भी अभी अनश्योर है, उसको भी पूरा आइडिया नहीं है। तो ऐसे समय में जो प्रोटोटाइपिंग का तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका है सॉफ्टवेयर बनाने का या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो प्रोटोटाइपिंग का जो तरीका है, ये जो मॉडल है, ये दोनों को ही मदद करता है। यू मतलब आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और स्टेक होल्डर यानी कि आपके जो कस्टमर है, वो दोनों ही समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अभी फजी है, यानी कि आपको क्या बनाना है और उनको क्या बनवाना है, दोनों ही क्लियर नहीं है। प्रोटोटाइपिंग की शुरुआत, जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शुरुआत बातचीत से होती है, यानी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट। आप पहले बात करेंगे और जानकारी निकालेंगे। उसके बाद जब आपको ऑब्जेक्टिव्स पता चलेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चीजें हैं, तब आप आगे का एक्शन डिसाइड करेंगे कि हाँ अब हमें आगे क्या करना है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2 ऐसे मिली, तो आपको लगेगा कि अरे ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये अभी भी क्लियर नहीं है, इस पे हमें और बात करनी पड़ेगी। तो प्रोटोटाइपिंग का जो इटरेशन होता है या प्रोटोटाइपिंग इटरेशन, ये तरीका होता है जहां पर आप फटाफट कोई चीज पेश कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक क्विक डिजाइन, बहुत फटाफट। आपको मान लीजिए 1 साल का एक प्रोजेक्ट मिला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और इसमें आपने क्या किया, 1 महीने के अंदर ही आपने यूजर के सामने एक मॉडल या प्रोटोटाइप
पेश कर दिया कि सर ऐसा सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले, इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो अब क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि ह्यूमन इंटरफेस लेआउट कैसे इस सॉफ्टवेयर के साथ, कैसे इस ऐप के साथ, कैसे इस वेबसाइट के साथ काम किया जाएगा, वो सब आइडिया लगने लगता है। अब आप ये प्रोटोटाइप यूजर को दे देंगे, यानी कि स्टेक होल्डर को दे देंगे कि भाई देखिए ये, इसको देखिए। यूजर इसे देखेगा और उसको, क्योंकि अब उसके पास हाथ में कुछ है देखने के लिए, तब इस पे वो अपनी जरूरतें बताएगा, अपनी फीडबैक बताएगा, यानी कि उसको क्या क्या लगता है अच्छा बुरा, वो आपके सामने पेश करेगा। अब ये हो गया, प्रोटोटाइप बन गया। इसके बाद इसको परिष्कृत किया जाएगा। आप जो भी यूजर की नीड और जरूरत आई इस फीडबैक से, उसके तहत आप इसको, क्योंकि अब आपके पास रिक्वायरमेंट और क्लियर होने लगी है, अब आपको लगेगा हाँ हमने इनको दिया, इन्होंने कहा ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो सारी चीजें आपके सामने आने लगेगी। तो प्रोटोटाइप जो आपने बनाया है उसका मेन मुद्दा, मेन कारण यही है कि आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो फजी थी, जो क्लियर नहीं थी, उसको पूरी तरीके से दर्ज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो प्रोटोटाइप हमेशा प्रोटोटाइपिंग मॉडल में एक पहले सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि पहला यही सॉफ्टवेयर का एक वर्जन है जो आप यूजर को देंगे। प्रोटोटाइप मॉडल में जब भी हम प्रोटोटाइप के बारे में बात करते हैं तो वो थ्रो अवे होता है, यानी कि उसको यूजर को देते हैं, यूजर इस पे फीडबैक देता है, रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, जरूरतें क्लियर हो जाती हैं, आप इसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कई ऐसे एवोल्यूशनरी मॉडल है, कई ऐसे जगह पर यही जो थ्रो अवे या यही प्रोटोटाइप जो है, ये आगे एक्चुअल सिस्टम जो वाकई में सॉफ्टवेयर बनने वाला है, एप्लीकेशन बनने वाला है, वेबसाइट बनने वाली है, उसका रूप ले लेता है। जो स्टेक होल्डर है, यानी कि जो कस्टमर है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये दोनों ही प्रोटोटाइपिंग से बहुत खुश रहते हैं। उसका कारण क्या है? पहली चीज, एज अ डेवलपर आपके पास जैसे ही आपके पास सॉफ्टवेयर आया बनाने के लिए, आपने फटाफट काम करना शुरू कर दिया, तो एज ए डेवलपर आप खुश हो गए। और एज ए यूजर जैसे ही आपने काम दिया, आपके पास एक प्रोटोटाइप आ गया, एक प्रोडक्ट आ गया, तो दोनों ही फटाफट उस चीज को फील कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, इसके साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कत क्या है कि जैसे ही आप स्टेक होल्डर के पास जाएंगे और एक आपने वर्किंग वर्जन, जिसको हम प्रोटोटाइप कह रहे हैं, वो उसके सामने पेश करेंगे, आपने इसमें ना तो क्वालिटी का ध्यान दिया है, ना तो आपने इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी भी एस्पेक्ट का ध्यान दिया है, जैसे मेंटेनेबिलिटी, आगे चल के आपको उसको मेंटेन करना है। इसी को जैसे ही यूजर लेगा, वो कहेगा कि लाइए आप मुझे ये दे दीजिए, इसमें थोड़ी बहुत जो चेंजेस है कर दीजिए, यही हमको फाइनल दे दीजिए। अब चक्कर ये है कि आप जानते हैं एज ए डेवलपर, आपने तो इसको प्रोटोटाइप के तौर पर डेवलप किया है, तो यूजर इसे मांगने लगता है और यहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम उसे मना करती है। एक और चीज इसमें आती है कि आपने जब प्रोटोटाइप बनाया तो जो भी इसमें एल्गोरिथम लगाए फंक्शन के लिए, वो उतने अच्छे नहीं बनाए, क्योंकि फटाफट आपको देना है, आपको तो बस डेमोन्स्ट्रेट कैपेबिलिटी, आपको केवल ये बताना है कि ऐसा कुछ बनने वाला है। तो आप जानते हैं कि इसमें चीजें आपने जो डाली है, हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने यूज किया हो, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज की हो, जावा यूज कर ली हो, C# यूज करना हो, या पाइथन यूज करना हो, तो आपने वो चीजें यूज की है जो नहीं करनी है। लेकिन तब भी कई बार ऐसा होता है कि जो आपने इसके अंदर डाल दिया वही प्रोटोटाइप आगे एक्चुअल सिस्टम बनता है, और वो चीज हमेशा जो खराब चीज आपने इनपुट की है शुरुआती दौर में, वही आगे उसका सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। ये इसकी प्रॉब्लम है प्रोटोटाइपिंग की। द स्पाइरल मॉडल, पहले आप ये समझिए कि स्पाइरल का मतलब क्या होता है। स्पाइरल का मतलब होता है इस तरीके से, ध्यान रखिए, ये सर्कल नहीं है, ये स्पाइरल है, जलेबी की तरह। तो ये जो स्पाइरल मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, इसको प्रपोज किया था बैरी बोयम साहब ने। अब इसके अलग अलग संस्करण आप सुनेंगे, कई जगह कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो जो प्रेसमैन साहब की किताब में जो दर्ज है वो मैं आपको बताऊंगा। स्पाइरल मॉडल एक इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, यानी कि ये इवॉल्व होगा, शुरुआती दौर में थोड़ा छोटा होगा, फिर अलग अलग वर्जन आएंगे। इसमें बताया गया है कि ये प्रोटोटाइप प्लस वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन है। कई जगह आप देखेंगे कि इसको इटरेटिव मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का कॉम्बिनेशन बताया गया है, लेकिन क्योंकि प्रोटोटाइप का इटरेटिव नेचर यूज किया जा रहा है, यानी कि प्रोटोटाइप क्या होता है कि आपने फटाफट सॉफ्टवेयर का एक प्रारूप बनाया, यूजर को दे दिया, यूजर ने इसको
आपके फीडबैक दिया, आपने प्रोटोटाइप को फेंक दिया, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये प्रोटोटाइप आप बार बार बनाएंगे, और बार बार बनाने को ही इटरेटिव कहते हैं। तो प्रोटोटाइप और साथ में जो वाटरफॉल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल बड़ा सिस्टमेटिक मॉडल है। आपको पता है कि शुरुआत में आपको कम्युनिकेशन करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ते बढ़ते डिप्लॉयमेंट करना है, यानी कि ये एक बिल्कुल सिस्टमेटिक एक धारा प्रवाह से जाता है, पीछे नहीं जा सकते। लेकिन इसमें क्या है, प्रोटोटाइप बनाएंगे हर जगह पे। तो इस पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट आप जो बाकी जगह देखेंगे वो क्या है, वो इस तरीके से बताया गया है कि आप इसको स्पाइरल इस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले आप प्लान करेंगे। कई तरीके के प्लान हो सकते हैं कि भाई हमको प्रोजेक्ट प्लान क्या होगा, हमको बजट जो मिला है पैसा, उसके लिए हमको कितना बजट अभी रखना है, आगे के लिए क्या रखना है, डेवलपमेंट कैसे हमें करना है, फिर उसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन और टेस्ट प्लान होता है। उसके बाद हमारे कुछ ऑल्टरनेटिव, ये डिटरमाइन गोल्स, इसका मतलब ये है कि हमें अचीव क्या करना है, ये नहीं तो ये क्या समस्या आ रही है, ये क्या दिक्कत है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स है। उसके बाद हम जाते हैं इवैल्यूएट रिस्क पे। तो ये जो रिस्क वाला जो फैक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप रिस्क इवैल्यूएट करते हैं कि कौन कौन से जोखिम है, कहां कहां परेशानी हो सकती है, उन सबको एनालाइज करना है। यहां आपका एक्चुअल डेवलपमेंट और टेस्टिंग हो रही है। यानी ये यहां आपने केवल प्लान बनाया है टेस्टिंग का, टेस्टिंग नहीं की है। यहां पे आपने केवल ये देखा कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है, और आपने रिस्क में ये देखा कि क्या क्या अगर होगी तो दिक्कतें आ सकती है। वो रिस्क एनालिसिस है, और किस तरीके से इस जोखिम को कम किया जा सकता है। ये जो क्वाड्रेंट है, जो चौथा क्वाड्रेंट है, यहां पर आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग यहां हो रही है। फिर आप यहां पर आते हैं, दोबारा इसको करते हैं। ये चलता रहता है जब तक आप एक फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं पहुंच जाते। यहां से यहां तक जितना दूर जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, और ये जो होता है, ये वाला एंगल, ये आपको बताता है आप कहां पर है। इस जगह पे जाएंगे, इस जगह पे जाएंगे, तो ये एंगल आपको बताएगा कि आप किस जगह पे हैं। अब हम आते हैं बैरी बोयम साहब ने क्या बताया, उस पे जाते हैं। ये आपने कई जगह आप इस तरीके से भी देखेंगे। इन्होंने कहा कि भाई हम बार बार छोटे वर्जन से आगे बढ़ेंगे, और हर बार हमको एक नया वर्जन मिलेगा, और ये एक तरीका है रैपिड डेवलपमेंट का। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, उनके लिए बोयम साहब ने कहा, इनकी ये डेफिनेशन है कि जो स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल है ये रिस्क ड्रिवन है। इसमें रिस्क एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो है ये बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम है, बड़े बड़े जो सिस्टम है, उसमें हम एक साथ बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्करेंट इंजीनियरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं एक साथ कॉन्करेंट। इसमें दो इन्होंने एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर बताए हैं जो बाकी मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे। एक तो ये साइक्लिक अप्रोच है। साइक्लिक अप्रोच मतलब हर बार आप एक चक्र, एक पूरा सर्कल घूम रहे हैं, और यही इसी सर्कल में घूमते घूमते आप बार बार रिस्क भी एनालाइज करते हैं कि भाई क्या क्या जोखिम हो सकता है, और बार बार आपका परिष्करण हो रहा है, यानी कि आप अपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट और क्लियर कर रहे हैं, या फिर उसका डेवलपमेंट और अच्छे से कर रहे हैं। एक और चीज इसमें जो आपको और बाकी चीजों में नहीं मिलेगी, बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल्स में या फिर आप प्रोसेस मॉडल्स में नहीं मिलेगी, वो है एंकर पॉइंट माइलस्टोन। मतलब मान लीजिए आप यहां से चले और वापिस आप इधर पे आए, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, कोई ना कोई आउटपुट मिलता है, और ये आउटपुट जो होता है वो फीडबैक से निकलता है। यूजर को आपने दिया, उसने क्या दिया, या फिर आपके खुद की चयनित होती है। अब मैं बताता हूं आप कैसे इसको चयनित करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर जो है इसमें अलग अलग रिलीजेस आएंगे, यानी पहले वर्जन 1 आएगा, वर्जन 2 आएगा, ऐसे करते करते वर्जन n आएगा। पहला जो इटरेशन होता है, जो शुरुआती इटरेशन होते हैं, इटरेशन मतलब होता है ऐसे गोल गोल घूमना है आपको, तो पहला जो इटरेशन होगा उसमें आप हो सकता है आप एक मॉडल या प्रोटोटाइप दे दें। अब प्रोटोटाइप आप दे रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रोटोटाइप के साथ आप वाटरफॉल मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो प्रोटोटाइप क्या होगा कि आपने यूजर के सामने कुछ ना कुछ रख दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको यूजर आपको फीडबैक देगा, फिर धीरे धीरे ये आपके कंप्लीट वर्जन बनने लगते हैं। यहां पर क्या है कि अगर आप ये स्पाइरल मॉडल को हम फ्रेमवर्क एक्टिविटी से रिलेट करें, तो यहां पर एक क्लियर बात बैरी बोयम साहब ने और प्रेसमैन साहब ने कही है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम डिसाइड करेगी क्या करना है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि हमारे जो नॉर्मल फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है, वो पहली कम्युनिकेशन होती है, पहले बातचीत करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर उसको मॉडल करेंगे, फिर एक्चुअल कोडिंग और कंस्ट्रक्शन करेंगे या टेस्टिंग करेंगे, और फिर यूजर को देंगे। ये स्पाइरल में कैसे चलेगा? ये सारी चीजें स्पाइरल में ऐसे चलेगी कि हर एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी को एक सेगमेंट मिलेगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसा बना दें, यानी कि एक सर्कल के अलग अलग सेक्टर बना दे, तो हर एक को एक एक सेगमेंट मिलेगा। जैसे आप यहां देखिए ध्यान से, यहां पर हमने शुरुआत जो की है वो कम्युनिकेशन से की है।
तो जो पहला चला, ये जो सेगमेंट मिला, ये किसको मिला? कम्युनिकेशन को। यहां पर आप यूजर से रिक्वायरमेंट लेंगे और रिक्वायरमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे में जब प्लानिंग आप कर रहे हैं तो इसको एक दूसरा सेगमेंट मिला, यहीं पर आप बहुत सारी प्लानिंग करेंगे, आपके पास बजट है, आप कैसा टाइम शेड्यूल प्लान करेंगे और यहीं पे आप रिस्क एनालिसिस भी करेंगे कि क्या क्या जोखिम हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद तीसरे सेगमेंट में जाएंगे, आप यहां पर मॉडलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे और ये सारा का सारा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। देखिएगा आप इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है जी। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो बताई है वो सॉफ्टवेयर टीम जो एक्टिविटी कर रही है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टीम और मैनेजर पर बहुत डिपेंड करता है। हर बार आपको रिस्क एनालिसिस करनी ही करनी है, हर एक सर्कल में। ये एक सर्कल हुआ ना, यहां से यहां तक आ गया आप, ये खत्म हो गया। उसके बाद दोबारा आप कम्युनिकेशन करेंगे, फिर दोबारा प्लानिंग करेंगे और यहां पर फिर रिस्क एनालिसिस करेंगे और फिर दोबारा चक्र चलाएंगे ऐसे। और इस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपका एंकर माइलस्टोन होगा, यानी कि एंकर प्रोजेक्ट माइलस्टोन ये है कि यहां पर आपको जो फीडबैक मिल रहा है उस हिसाब से आप या तो आप प्रोडक्ट में चेंज करेंगे या यहां इस पॉइंट पे आपका प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो यहां पर जो भी उत्पाद होगा वो कहीं ना कहीं आपको एक माइलस्टोन तय करना पड़ेगा, आपका और यूजर का नोन। जो पहला सर्किट है यहां पर देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम ये पहले सर्किट में यहां बोलते हैं कि हम अपना एक डेवलपमेंट करेंगे कि हम जान तो लें कि भाई असली चीज क्या है। तो पहला जो होता है यही पूरा प्लान, क्योंकि आप प्रोटोटाइप कर रहे हैं, प्रोटोटाइप दे रहे हैं, तो पहले में हो सकता है कि आप केवल स्पेसिफिकेशन लें, मतलब पहला जो आपने चक्र चलाया यहां पर आप केवल रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि आप प्रोटोटाइप दे रहे हैं फर्स्ट टाइम में, फिर धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो और सोफिस्टिकेटेड वर्जन बनाएंगे, वर्जन 2, वर्जन 3 इस तरीके से। और हर इस प्लानिंग में जब भी आप आएंगे तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पर जोखिम का आकलन कर रहे हैं। आपके इस जगह पे आप कॉस्ट और शेड्यूल दोनों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ने आपको कुछ फीडबैक, इस पहले वाले में कुछ फीडबैक दिए होंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर है कि वो कितने चक्र चलाता है, वो 1, 2, 3 ये डिपेंड करता है, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा आपका। तो आपको टीम और प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करेगा कितने आपको चक्र चलने हैं इसमें। यहां पर आप देखिएगा कि जैसे जो पहला चक्र चला है उसको कह सकते हैं कि हम जो फर्स्ट हमने स्पाइरल कंप्लीट किया, ये केवल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसका मतलब यहां पर केवल हम प्रोजेक्ट के बारे में अभी जानेंगे, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट है, रिस्की प्रोजेक्ट है और जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उनके लिए यूज होता है। ये बहुत सिंपल के लिए कभी यूज नहीं होता। तो पहला हो सकता है कि आप यहीं पे केवल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहले समझ तो लें, हम और यूजर दोनों समझ लें, उसके लिए आपको प्रोटोटाइप भी देना होता है। उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ही आप इसको कर लिया आपने, फिर आप जब दूर गए, मतलब ये दूसरे इटरेशन पे गए, हो सकता है कि यहां पर आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया। फिर तीसरे पे जब आप गए, ये दूसरा आप कर चुके हैं ना, फिर जब आप तीसरे पे गए तो आपने कहा कि हम यहां पर एनहेंसमेंट करेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट हो गया है। फिर जो अगले पे इस वाले पे गए तो आप कह सकते हैं कि हम ये इसका सपोर्ट देंगे, मतलब जब हम उसको मेंटेन करते हैं वो वाला चक्र हो गया ये। तो स्पाइरल मॉडल जो होता है बेसिकली बड़े सिस्टम्स के लिए होता है, रियलिस्टिक जो लाइफ में जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो रिस्क रिडक्शन हो रहा है, जो रिस्क एनालिसिस हो रही है और रिस्क को कम किया जा रहा है, वो यहां पर प्रोटोटाइपिंग से हो रहा है। प्रोटोटाइप मतलब आप यूजर को हर बार एक प्रोटोटाइप दे रहे हैं। और प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हमने प्रोटोटाइप में ये सीखा था कि हम बस पहले स्टार्टिंग में, जैसे 1 साल का प्रोजेक्ट है तो हम पहले या दूसरे महीने में उसको प्रोटोटाइप दे देते हैं, वो देखता है, आपको ये फीडबैक देता है, रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, उसके बाद हम इस प्रोटोटाइप को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर आप हर बार प्रोटोटाइप बना सकते हैं। देखिए, प्रोटोटाइपिंग अप्रोच एट एनी स्टेज इन द एवोल्यूशन, ये सबसे बड़ी बात है स्पाइरल की, कि आप हर बार प्रोटोटाइप बना के दे सकते हैं और हर बार इसका रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट होगा यहाँ पे। तो ये एक तरीके से ये जो कम्युनिकेशन से लेकर आप डिप्लॉयमेंट तक गए, ये जो पूरा चक्र है, ये क्या है, ये बिल्कुल सीधा चल रहा है। ये क्या है, वाटरफॉल मॉडल। और हर बार आप प्रोटोटाइप भी बना के दे रहे हैं। ये क्या हो गया, इटरेटिव नेचर ऑफ आपका प्रोटोटाइपिंग, क्योंकि यहां पर एक प्रोटोटाइप, यहां प्रोटोटाइप, ये आपके ऊपर है, टीम के ऊपर, कि वो हर बार प्रोटोटाइप बना के दे। दिक्कत इसमें ये आती है स्पाइरल मॉडल में, पहले तो आप कस्टमर को कन्विंस कैसे करेंगे कि सर हम ये मॉडल यूज करने वाले हैं, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। पहले तो कस्टमर ही इसको मानेगा नहीं। दूसरा यह है कि इसमें रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जुड़ा हुआ है। आपको जो मैंने एक ऐसे क्वाड्रेंट बताया था, इसमें एक पार्ट जो है पूरा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, रिस्क एनालिसिस का पार्ट है। तो रिस्क को या जोखिम को, कि भाई कौन सी चीजें कॉस्ट बढ़ा सकती हैं, कौन सी चीजें सॉफ्टवेयर को फेल कर सकती हैं, इसको जानने के लिए आपको एक्सपर्ट आदमी चाहिए।
उसको सिखाना या उसको लाना अपनी कंपनी में, उसको हो सकता है रिस्क वो ठीक से असेस ही ना कर पाए। ये सारी चीजें इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आपका रिस्क नहीं पता चला तो आगे चल के ये सॉफ्टवेयर जो इतना बड़ा बनाने वाले हैं आप, इतना पैसा आपको मिला है, खर्च होगा यूजर का, उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा जो आप उसको देना चाहते हैं। कॉन्करेंट मॉडल्स, ये SDLC मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है। कॉन्करेंट का मतलब ये है कि सारी की सारी गतिविधियां एक साथ चल रही होंगी, लेकिन किसी न किसी स्टेट में होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं आपको। देखिए, कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल को हम कॉन्करेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यहां पर इटरेटिव यानी कि बार बार लूपिंग चलेगी, बार बार आपको इंक्रीमेंटल चीजें मिलेगी इटरेटिव तहत, लेकिन सारे की सारी चीजें कॉन्करेंट चलेगी, एक साथ चल रही होंगी, लेकिन अलग अलग स्टेट में होंगी। जैसे हम स्पाइरल मॉडल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब स्पाइरल मॉडल में क्या हो रहा है कि यहां पर कम्युनिकेशन, शुरुआत कम्युनिकेशन से हो रही है, फिर प्लानिंग करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, डिप्लॉयमेंट में जाएंगे। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि हमारे पास अलग अलग स्टेट है। इनएक्टिव मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी पे डेवलपमेंट चल रहा है, अब इसको रोक दिया गया क्योंकि ये चेंज का वेट कर रही है। उसके बाद ये उसको रिवाइज किया जा रहा है, अगर कोई चेंज आया तो वो सही है कि गलत है। उसके बाद ये बेस लाइन करके ये डन हो जाता है। अंडर रिव्यू का मतलब ये होता है कि अंडर डेवलपमेंट में भी अंडर रिव्यू पे जा सकते हैं, अंडर रिवीजन में भी अंडर रिव्यू, क्योंकि आपको समझना होता है कि जो चीजें इसमें बताई गई है वो वाकई करनी है कि नहीं करनी है। आपने किसी मैनेजर के पास भेजा, किसी बॉस के पास भेजा, ठीक है जी। तो अब आप इसको एग्जाम्पल के तहत समझिए कि आप यूं चल रहे हैं, आप वॉकिंग स्टेट में है, उसके बाद आपका दोस्त मिल गया तो आप बात करने लगे, स्टैंडिंग स्टेट में आ गए। आपका दोस्त चला गया तो आप आगे वापस बढ़ने लगे तो आप वेटिंग स्टेट में आ गए। बस इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप अलग अलग स्टेट में है। तो यहां पर अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ये अलग अलग आदमी लोग ले लें तो ये हमेशा किसी न किसी स्टेट में है, ठीक। तो मॉडलिंग जो हो रही है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक मॉडलिंग ये वाली जो चीज है, ये जो है ये किसी भी स्टेट में हो सकती है, लेकिन ये किसी स्टेट में है तो दूसरी भी किसी न किसी स्टेट में होगी, यानी कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन भी किसी न किसी स्टेट में होगी, और सारी की सारी एक साथ चल रही हैं, किसी न किसी स्टेट में होंगी। वो अभी सो रही होंगी, वो जगी होंगी या चल रही होंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सॉफ्टवेयर के तहत अब प्रोजेक्ट आपका शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन एक्टिविटी होती है, बातचीत हो रही है, रिक्वायरमेंट निकालनी है आपको। अब पहले इटरेशन में, पहले बार जब आपने इटरेशन किया तो आपने देखा कि भाई बातचीत तो हो गई, सारा काम हो गया, रिक्वायरमेंट आ गई, तो हमने रिक्वायरमेंट जब मिल गई हमें, तो अब ये जो एक्टिविटी जो आपके अंडर डेवलपमेंट कह सकते हैं आप, वो चलेगी अवेटिंग चेंजेस। अब ये चेंजेस की स्टेट में आ गई, यही कम्युनिकेशन एक्टिविटी। मतलब अब इसका जो स्टेट था, मतलब अगर ये यहां पर अंडर डेवलपमेंट है तो अब यही कम्युनिकेशन एक्टिविटी किस में आ गई, अवेटिंग चेंज में आ गई। अब आइए मॉडलिंग एक्टिविटी पे। जब कम्युनिकेशन चल रहा था तो इसके कम्युनिकेशन के बाद ही तो मॉडलिंग आती है। अभी मॉडलिंग तो शांत स्टेट में था, तो इसको हम नन स्टेट कह देंगे या इनएक्टिव स्टेट कह देंगे, ठीक। जब कम्युनिकेशन खत्म हो गया, मॉडलिंग की शुरुआत हो गई, तो मॉडलिंग की स्टेट में आ गई, पहले इनएक्टिव स्टेट में थी, अभी किस में चली गई, अंडर डेवलपमेंट स्टेट में चली गई। तो यहां पर ये इनएक्टिव स्टेट में थी, अब ये अगला किस में आ गई, अंडर डेवलपमेंट में, क्योंकि अब इस पे काम शुरू हो गया है। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि नहीं भाई कुछ चेंजेस और हैं, तो ये कम्युनिकेशन एक्टिविटी दोबारा चलानी पड़ेगी, है ना। तो जो मॉडलिंग एक्टिविटी अंडर डेवलपमेंट में थी वो कहां चली जाएगी, अवेटिंग चेंजेस। तो अंडर डेवलपमेंट से अब ये आ गई है अवेटिंग चेंजेस, क्योंकि अब कम्युनिकेशन की बात शुरू हो गई दोबारा, तो इसका स्टेट चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें, मतलब बेसिकली कॉन्करेंट मॉडलिंग का मतलब यही है कि वो इवेंट डिफाइन करना कि अगर यूजर बीच में आ गया, वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो आपको मॉडलिंग रोकनी पड़ेगी या मॉडलिंग को किसी और स्टेट में भेजना पड़ेगा, कम्युनिकेशन एक्टिविटी को इनिशिएट कर देना पड़ेगा या उसको अंडर डेवलपमेंट में ले जाना पड़ेगा। ये स्टेट समझ गया आप। अब ये समझ लीजिए, शुरुआत में ऐसा हुआ कि रिक्वायरमेंट मॉडल में कोई दिक्कत आई। जैसे मैंने आपसे कहा रिक्वायरमेंट मॉडल में कोई दिक्कत आती है तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो कर चुके हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मॉडलिंग की जगह रिक्वायरमेंट होती तो आप डन स्टेट में पहुंच चुके होते, लेकिन अभी इसको अवेटिंग चेंजेस स्टेट में भेजना होगा। क्यों? क्योंकि अब दोबारा यूजर आ गया, उसने कहा भाई इसमें चेंज कर दीजिए। ऐसी मॉडलिंग में हो सकता है, ऐसी आपका डिप्लॉयमेंट में हो सकता है, लास्ट तक भी जा सकता है। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि सारी की सारी गतिविधियां जो भी एसडीएलसी की अलग अलग फेजेस हैं वो चल रही होंगी, लेकिन एक साथ चल रही होंगी। और जैसे कोई ट्रिगर आएगा, जैसे कोई इवेंट आएगा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, वो अपना स्टेट परिवर्तित कर देंगी, चाहे वो अवेटिंग चेंजेस में होगी
या इंतजार कर रही होंगी परिवर्तन का रिवीजन हो रहा होगा, या फिर वो खत्म स्टेट में आ जाएंगी, मतलब खत्म कहेंगे कि वो हो चुकी है, इसमें आगे काम करने की जरूरत नहीं है, अभी हो चुकी है। स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल्स, हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, तमाम तरीके के मॉडल हमने देखे। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होते हैं, यानी वो हर जगह यूज नहीं होंगे, वो स्पेशलाइज्ड है ना। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी मैंने नाम लिया, वाटरफॉल मॉडल है, हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडल है, स्पाइरल है, ऐसे तमाम तरीके के मॉडल हमने डिस्कस किए। ये जो इनको ट्रेडिशनल मॉडल को के अच्छी चीजें इसमें ली जा सकती है, बेहतरीन चीजें इसमें ली जा सकती है। ध्यान रखिएगा कि जहां पर कुछ स्पेशलाइज, बहुत स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, या कोई आपको वॉल्केनो से रिलेटेड बनाना है, या फिर आपको ऑर्बिटल प्रक्षेपण का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज चीज यूज करनी पड़ेगी। इसमें 3 अलग अलग मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। एक है कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। दूसरा हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मल मेथड्स मॉडल। तीसरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या होता है? आपने लेगो सुना होगा। बच्चे क्या करते हैं, उनको आप गेम लाके देते हैं, उनमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं ऐसे, और वो फिट हो जाते हैं, और फिट होके वो एक शेप दे देते हैं, जैसे जानवर का शब्द शेप दे देंगे, घर का शेप दे देंगे, गाड़ी का शेप दे देंगे। तो इन सबको हम जोड़ते हैं और एक शेप बना देते हैं। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, इन्हीं को हम कंपोनेंट कह रहे हैं। यहां पे होता ये है, या हुआ ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बना के रखे हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं पेमेंट करना है, तो पेमेंट गेटवे ऑलरेडी बना हुआ है, पेमेंट ऑलरेडी गेटवे बना हुआ है। तो अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, वहां पर कुछ खरीदारी करवाते हैं लोगों से और कहते हैं पेमेंट करिए, तो ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं कॉट्स, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कॉट। ये कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर, आप ये कह लीजिए छोटा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है, छोटा सॉफ्टवेयर मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर कट है, पेमेंट बिल्कुल क्लियर कट बनाया जा चुका है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, ये कई जगह यूज हो रहा है या यूज किया जा सकता है। इसको ऐसे ही उठा के आप सॉफ्टवेयर में इनपुट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है, यहां पर बहुत सारी चीज हम, और या अच्छी चीजें हम स्पाइरल मॉडल की भी यूज करते हैं। स्पाइरल तरीका होगा डेवलपमेंट का, और यूज क्या होगा, कंपोनेंट जो ऑलरेडी बिल्ट है। तो क्योंकि स्पाइरल मॉडल की बात कर रहे हैं, और ये स्पाइरल मॉडल हम जानते हैं एवोल्यूशनरी मॉडल है, शुरुआत से जो धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट होके बनता है। तो यहां पर इटरेटिव अप्रोच होगा, यानी कि आप जोड़ के नई नई चीज, नए नए वर्जन बनाएंगे। जो मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वो शुरुआत होती है कैंडिडेट कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब ये है कि हमें कौन कौन से, मान लीजिए पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाना है हमें, तो इस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कौन सा पार्ट चाहिए, कौन सा पार्ट चाहिए, कौन सा पार्ट चाहिए, मैं इसको एग्जांपल भी इसके तहत भी आपको समझाऊंगा। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? कंपोनेंट मैंने जैसे बताया पेमेंट वाला हो गया, या कैलेंडर ही मान लीजिए, छोटा सा मान लीजिए कैलेंडर, ऑलरेडी कैलेंडर जो है वो आपका बना हुआ है, उसको आप डायरेक्ट एज अ कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन यही नहीं कि जो मॉड्यूल्स बने हैं, जो ऑलरेडी टेस्टेड है, वो आप जो क्लासेस हैं उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जो पैकेजेस हैं, क्लासेस के पैकेजेस आते हैं, उसको यूज करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट बेस्ड मॉडल में कुछ स्टेप है। स्टेप क्या है? जैसे सबसे पहला है कि जो कंपोनेंट अवेलेबल है, जो मार्केट में अवेलेबल है, आप सीधा खरीद के, सीधा लेके, या आपने खुद डेवलप कर रखे हैं, वो सीधा आप लगा सकते हैं। तो पहले तो पता करना होगा भाई कौन कौन से अवेलेबल है। मान लीजिए 10 पेमेंट गेटवे है, तो कौन सा यूज करना है, कौन सा हमें बेहतरीन होगा, जो हमारा एप्लीकेशन डोमेन है वहां पर कौन सा सही रहेगा। उसके बाद ये जो कंपोनेंट आपने ले लिया, ये कंपोनेंट ले लिया, ये कंपोनेंट खरीद लिया या खुद बना लिया या खुद आपका बना हुआ, इन सबको आप इंटीग्रेट करेंगे, साथ में जोड़ेंगे। अब जोड़ना है, उसके लिए क्या करेंगे? आपने कोई ना कोई तो एक आर्किटेक्चर बना रखा होगा। आपको पता है कि ये कार बननी है, तो कार के लिए आपको टायर, या आपने एज ए कंपोनेंट खरीद लिया, आपने कोई इसका इंजन, वो एज ए कंपोनेंट खरीद लिया या फिर बना लिया, या फिर कॉट्स की तरह ले लिया, और उसके बाद इसको जब कंबाइन करेंगे कार कैसे बनेगी, तो कार का एक आर्किटेक्चर आपने बना रखा होगा, और उसके बाद उस आर्किटेक्चर के हिसाब से इनको अपनी अपनी जगह फिट कर देंगे।
और उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि कंपोनेंट ऑलरेडी टेस्टेड है, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होनी है। ठीक है जी। तो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल का मतलब मेन ये है कि जो चीज ऑलरेडी बनी है उसको री इन्वेंट क्यों करना, व्हाई टू री इन्वेंट द व्हील। जो चीज बनी हुई है उसको रीयूज कर लिया जाए। और रीयूजेबिलिटी से क्या होता है, एक तो टाइम भी कम लगता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी कम होता है। एक चीज को सिरे से दोबारा बनाना, इससे बेहतर है कि जो ऑलरेडी बना हुआ उसको ले लें। यहां पर देखिएगा आप, एक हॉलिडे मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है होटलिंग सिस्टम का। अब जो क्रेडिट कार्ड की बिलिंग वाला कंपोनेंट है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको खरीद लीजिए। एयर रिजर्वेशन का ऑलरेडी बना हुआ, उसको खरीद लीजिए या फिर खुद बना लीजिए या फिर उसको कंपोनेंट की तरह जोड़ दीजिए। ये कर सकते हैं आप, इसे कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। द फॉर्मल मेथड्स मॉडल। फॉर्मल मेथड का मतलब क्या है, यहां पर हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स यूज करने वाले हैं। यानी अगर आपको मैं कहूं 1 या 0, डिजिटल में बात करूं तो 1 से आप बता देंगे ये सही है, 0 से मतलब ये गलत है। बिल्कुल क्लियर कट है। अगर मैं 2 + 3 बोलूं तो आप, कोई ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में जो ये कह दे 5 नहीं होगा। अगर हम मैथमेटिक्स लगाएं या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमें यह पता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा, उसमें कोई इमोशन नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी, जज्बात नहीं आएंगे, है ना। तो मैथमेटिकल नोटेशन, मैथमेटिक्स के जितने भी नोटेशन है, अगर उसका इस्तेमाल करके अगर हम स्पेसिफिकेशन बना सके, अगर हम मॉडलिंग कर सके, अगर हम उसकी कोडिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सके मैथमेटिकल नोटेशन का, तो इसे हम फॉर्मल मेथड मॉडल कहेंगे। तो जो फॉर्मल मेथड है इसमें तरीके वही है, लेकिन इसमें हम हर चीज का एक मॉडल की चेकिंग होगी। स्पेसिफिकेशन जो बनाएंगे वो बाकायदा मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखेंगे, नोटेशन के हिसाब से लिखेंगे, ताकि वो बिल्कुल सही आए और उसकी फॉर्मल प्रूफ भी होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो प्रूफ चलता है, राइट। तो इसका थोड़ा सा एक वेरिएशन जरूर है, उसका नाम है क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्लीन रूम का मतलब ये होता है कि बाकी चीजों की व्यवस्था नहीं है, जो बाकी एसडीएलसी में हो सकती है प्रॉब्लम, वो नहीं होती है, इसलिए बिल्कुल क्लीन है। देखें, बाकी जितने भी, जैसे बार बार बता रहा हूं कि बाकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पैराडाइम्स है, एसडीएलसी लाइफ साइकिल्स है, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम ये हटा देता है, क्योंकि एम्बिग्विटी होती है। आप रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही है आपको, यूजर कह रहा है ये चाहिए खेत, आप उसको खलिहान समझ रहे हैं। एम्बिग्विटी मैथमेटिक्स में नहीं आएगी। कई चीज आपको नहीं मिल पाई, आप मान के चल रहे वो मिल गई। कई बार इनकंसिस्टेंसी है, मतलब आप जो बना रहे हैं वो नहीं बना, वो यूजर मांग ही नहीं रहा है, लेकिन आपने अपने हिसाब से समझ लिया इसको। तो अगर इसकी हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकें, चाहे स्पेसिफिकेशन हो, चाहे रिक्वायरमेंट हो, चाहे मॉडलिंग हो, तो कितना बेहतरीन रहेगा। तो ये मेन स्ट्रीम अप्रोच नहीं है, लेकिन एक चीज ये प्रॉमिस करती है। मेन स्ट्रीम अप्रोच मतलब हर एक सॉफ्टवेयर या ऐप या फिर वेबसाइट के लिए इसको हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन एक चीज ये बिल्कुल कहते हैं, ठोक बजा के कहती है, ये वाला जो मॉडल है, कि हम आपको डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर देंगे, आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं होगी। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि फॉर्मल मेथड में स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट लिखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैथमेटिक्स अपने आप में एक विधा है, इसको समझना पहले ही टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आपको इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होंगे। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो पहले तो समझें इसको, लिखें और उसके बाद उसको आगे मेंटेन भी करें, ये एक चीज है। अब कोई ऐसा कस्टमर है जो आपके पास आया कि सॉफ्टवेयर बना दीजिए, आप उसको मैथमेटिक्स समझाने लगे या फिर उसको बताने लगे, देखिए आपने ये लिखा है। अब आपने मान लीजिए एक यूज केस लिख दिया और यूज केस में लिखा 2 / 3 $n एंड @ ऐसे करके इक्वल्स, ये ऐसा साइन लगा दिया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब उसको कैसे समझ में आएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें खास तौर पे वहां यूज होती है जहां पर सेफ्टी इश्यूज होते हैं। कहने का मतलब यहां पर है कि जो लोग सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, जहां पर जान की बाजें लगने वाली है, जैसे हवाई जहाज, जैसे जहां पर लोग मेडिकल डिवाइसेस होती है ना जो जान बचाती है, वहां पर इसकी बहुत यूसेज है, वहां पर लोग यूज करते हैं। या फिर अगर बाई चांस कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी कमी आ गई, खराबी आ गई, तो जिंदगी जा सकती है। ऐसी जगह पे फॉर्मल मेथड मॉडल यूज किए जाते हैं। एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये भी स्पेशलाइज्ड है, कई जगह ये यूज होता है, हर जगह यूज नहीं होता।
तो अगर आप देखें तो इसमें कुछ शब्द आएंगे, मतलब मेन शब्द तो यही है कि एस्पेक्ट। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा एस्पेक्ट क्या है। आपने ये सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। इसी तरीके से क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के आसपास चलता है सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पहले आप ऑब्जेक्ट यानी कि पहले क्लास बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब आगे काम बनेगा। क्लासेस आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। यहां एस्पेक्ट का मतलब है डिमेंशंस, फेजेस, कुछ भी कह सकते हैं आप, पहलू, है ना। तो अब इसमें हमको समझना ये होगा कि आजकल का जो समय है, यहां पर कंप्यूटर बड़े मॉडर्न हो गए हैं, यहां पर सोफिस्टिकेशन आ गया है, और हर आदमी का बहुत सारे कंसर्न है, सोच है, एस्पेक्ट है। तो यहां पर आपको वो सारे एस्पेक्ट, सारी सोच, सारे कंसर्न पूरे आर्किटेक्चर में डालने होंगे। ऐसा नहीं कि अरे तुम जो सोच रहे हो ना, रहने दो यार, इनकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजर साहब है, ये ज्यादा पैसा दे रहे हैं, या ये स्टेक होल्डर बड़ा है। ऐसा नहीं, कहां कहां क्या क्या चीज हो सकती है, मैं कंसर्न को समझाता हूं। अभी तक ये, अगर ये एस्पेक्ट या आपका डिमेंशन, फेज, या फिर आप कंसर्न समझ जाएंगे, ये सब एक ही चीज है। अगर ये समझ गए तो आप एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मॉडल समझ जाएंगे। एस्पेक्ट का मतलब ये है कि अगर कंसर्न, सोच, कई बार हम पूरे सॉफ्टवेयर में एक हाई लेवल सोच होती है हमारी, सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर में अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये टॉलरेट कर ले, किसी तरीके से टॉलरेंसी हो। कई सारे ऐसे हैं जो ये हर जगह इफेक्ट नहीं करेगी, सिक्योरिटी फॉल्ट टॉलरेंस हर जगह नहीं करेगी, लेकिन कई ऐसे हैं एस्पेक्ट या कंसर्न, जैसे बिजनेस रूल आपको लगाने हैं, तो वो तो हर एक फंक्शन में लगाने पड़ सकते हैं। कोई भी आपका सॉफ्टवेयर कोई बनाने को दे रहा है आपको, वहां हर जगह आपको बिजनेस रूल के तहत तो काम करना पड़ सकता है। कई सिस्टमेटिक होते हैं, जब भी टास्क एक के बाद एक हो, सिंक्रोनाइज हो, इसमें मेमोरी का मैनेजमेंट तो होना ही होना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, कंसर्न हो सकते हैं। अब इसमें एक बात आती है क्रॉस कटिंग कंसर्न की। क्रॉस कटिंग कंसर्न का मतलब ये है कि मेरा, अब इसको इस तरह की समझिए कि मेरा कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी है, ठीक है जी, लेकिन सिक्योरिटी वाला कंसर्न मेरे इस पर्टिकुलर फंक्शन में लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। अब मैं आ गया हूं मेमोरी मैनेजमेंट, ये थोड़ा सिस्टमेटिक कंसर्न है मेरा, लेकिन ये मेरा इस फंक्शन में लग रहा है। तो दो फंक्शन में सिक्योरिटी भी लग रही है, मेमोरी मैनेजमेंट भी लग रहा है, मेरा दोनों एस्पेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न। क्रॉस कटिंग कंसर्न, तो यहां पर हम एस्पेक्चुअल यानी कंसर्न या सोच, पहलू, उस भाव की रिक्वायरमेंट यहां निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी, जैसे सिक्योरिटी है वो भी लग रही है इस जगह पे, और यहां भी लगाना जरूरी है, और मेमोरी भी यहां पर इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट करना। तो इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो लेगेसी प्रोग्राम है ना, इसकी क्रॉस कटिंग कंसर्न यहां पर इस तरीके की होती है, लेकिन सब पैरेलल होगी, समानांतर होगी, या एक के बाद एक होगी। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्योंकि क्रॉस कटिंग कंसर्न है, तो यहां पर आप बेस कोड को जब बढ़ाएंगे तो यहां पर एस्पेक्ट कोड को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप, ये क्रॉस कटिंग है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है जी, इसी को क्रॉस कटिंग कह रहे हैं। तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहिए, AOSD, या एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहिए आप इसको, या एस्पेक्ट ओरिएंटेड कंपोनेंट इंजीनियरिंग कहेंगे, ये 1, 2, 3 तीनों चीज एक ही चीज है। ये आपको थोड़ा सा नाम परिवर्तित कर देता है। आपको याद है ना कि हमारे जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें क्या चलता है, उसमें हम पहले, क्योंकि अलग अलग उसके फेजेस होते हैं, तो फेजेस में क्या होगा, पहले कम्युनिकेशन करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, ऐसे उसके बाद हम थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं, उसके बाद मॉडलिंग करते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद फाइनल क्या करते हैं, हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो ये हमारे मॉडल है, इसमें फेजेस है। यहां इन्होंने कहा कि भाई हम थोड़ा फेजेस का नाम चेंज कर देते हैं, एक यहां पर हम डिफाइनिंग कर देंगे, यहां स्पेसिफाइंग कर देंगे, या डिजाइनिंग कर देंगे, कंस्ट्रक्टिंग कर देंगे, बात तो सेम ही है। तो ये कहते हैं कि आप जो सबरूटीन की बात करते थे कि भाई सबरूटीन मतलब एक फंक्शन होता है कि एक मान लीजिए फैक्टोरियल का फंक्शन हो गया या फिबोनाची का हो गया, और हम मोस्टली चीजें कैसे यूज करते थे कि यहां पर हमने एक क्लास बना दी, उसको हमने इनहेरिट कर लिया अगर इसकी फंक्शनैलिटी यूज करनी है। लेकिन यहां पर एस्पेक्ट ओरिएंटेड में वो बताएगा कि कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, तो वो आपको ये तरीका बताएगा, प्रोसेस और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होगा इसमें कि भाई अगर ये सब करना है तो कैसे करना है। क्योंकि यहाँ क्रॉस कटिंग कंसर्न है, आपस में जुड़े हुए या आपस में एक तरीके से रास्ता काटते हुए कंसर्न है। तो एवोल्यूशनरी मॉडल आप देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीजें बढ़ेगी,
यहां पर क्योंकि एस्पेक्ट के बारे में बात आ रही है, एस्पेक्ट को पहले तो आप आइडेंटिफाई करो भाई एस्पेक्ट क्या होंगे, पहलू क्या होंगे, अलग अलग डिमेंशंस क्या होंगे इसके, और उसको बनाना पड़ेगा। तो एवोल्यूशनरी मॉडल सबसे बेस्ट है। दूसरा यहां पर है क्योंकि यहाँ पैरेलल नेचर है, कॉन्करेंट मॉडल, कॉन्करेंट डेवलपमेंट हो रहा है, कॉन्करेंट डेवलपमेंट एक अगर ये हो रहा है तो साथ में ये भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एस्पेक्ट हर जगह क्रॉस कटिंग हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि आप पैरेलल नेचर, पैरेलल तरीका कॉन्करेंट डेवलपमेंट का, और साथ में ये एवोल्यूशनरी मॉडल, ये दोनों इसके लिए अप्रोप्रिएट है। यूनिफाइड प्रोसेस, यूनिफाइड प्रोसेस में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 3 साहब हैं। ये यूनिफाइड प्रोसेस में इनका बहुत ज्यादा डिस्कशन आएगा, लेकिन मैं एक थोड़ी अलग हटके चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ग्रैडी बूथ साहब हैं ये किसी और जगह पे अपना कुछ काम कर रहे थे। जो जेम्स रम्बॉक साहब है ये भी कुछ कर रहे थे, इवार जैकबसन साहब है ये भी कुछ कर रहे थे। मेनली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम कर रहे थे। 1990 की बात है। जेम्स साहब, ग्रैडी साहब और ये इवार साहब, ये एक यूनिफाइड मेथड, यानी इन्होंने क्या किया कि अलग अलग काम कर रहे थे, अभी इन्होंने साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि सबके सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस पे ही काम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो बेसिकली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर रियल लाइफ की चीज को एक क्लास बना सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट बना के फिर हम प्रोग्रामिंग को उस तरीके से देखें। तो यहां पर ये तीनों जो अलग अलग काम कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे या जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है, उन्होंने ये तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। और जब इन्होंने साथ काम करना शुरू किया तो एक बहुत बेहतरीन लैंग्वेज का इजाद हुआ, जो हम अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डी फैक्टो है, उसे हम कहते हैं यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसा नोटेशन है, जब यूज केस बनाएंगे तब यूज करेंगे, जब मॉडलिंग करेंगे तब यूज करेंगे। बहुत सारे इसमें डायग्राम्स होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1997 के बाद यूएमएल एक डी फैक्टो यानी कि एक फैक्ट्री स्टैंडर्ड बन गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। जो C++ है, जावा है, C# है, ये सारे ऑब्जेक्ट बेस्ड है। द यूनिफाइड प्रोसेस, यूनिफाइड प्रोसेस भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तरीका है। इसमें क्या हुआ कि एक तिगड़ी थी, 3 लोग, ग्रैडी बूथ साहब, डॉक्टर जेम्स रैम्बॉक साहब और डॉक्टर इवार जैकबसन साहब। इनकी जो सेमिनल बुक है, सेमिनल का मतलब होता है ऐसा जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो टेक्नोलॉजी में, तो इनकी एक बुक है यूनिफाइड प्रोसेस। इन्होंने कुछ बातें कही, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे काम कर रहे थे। इन्होंने कहा हमें ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर बनाने का ऐसा तरीका चाहिए जो यूज केस ड्रिवन हो। मैं बताऊंगा यूज केस क्या होता है। आर्किटेक्चर सेंट्रिक हो, यानी कि हर जगह हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। इटरेटिव हो, यानी कि हम बार बार करें इसे, और हर बार जब भी करें कुछ ना कुछ एडिशन हो सॉफ्टवेयर में। तो ये 4 शब्द आप देखेंगे इस यूनिफाइड प्रोसेस में बार बार आएंगे। यूज केस ड्रिवन मतलब यूजर जो चाह रहा है उसको आप दर्ज करिए। यूजर कैसे कैसे सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा इसको आपको दर्ज करना है और उसी के हिसाब से बनाना है, क्योंकि यूजर जो चाह रहा है, जो भोक्ता आपका चाह रहा है, स्टेक होल्डर चाह रहे हैं, वैसे ही तो बनाना है। आर्किटेक्चर अगर स्ट्रांग होगा, अगर आप अपना घर बनाते हैं तो पहले मॉडल बनाते हैं उसका, एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। इटरेटिव इंक्रीमेंटल का मतलब है एक बार में तो काम होगा नहीं, बार बार आप काम करेंगे और जब भी बार का काम करेंगे आपको नई चीजें मिलेंगी तो उसको आप जोड़ेंगे। ये चीजें इन्होंने कही, इन्होंने खुद ये कहा था। तो इसका सार बता देता हूं कि भाई आजकल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर बहुत हाई एंड हो गए हैं। हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहुत सारी चीजें कर सकता हो, बार बार उसकी रिलीज निकाल सके, सारे चेंजेस और सारी जो भी आज की परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से उसको ढाला जा सके। तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा वी वांट मोर, यानी कि आजकल के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स है वो ये पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ अलग चाहिए। तो यहां पर इन्होंने बात की यूनिफाइड प्रोसेस की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यूनिफाइड प्रोसेस में जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, जैसे कि हम क्या क्या देख चुके हैं, वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पाइरल हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, ऐसे तमाम तरीके के हमने मॉडल्स देखे। इन सब की जो अच्छी चीजें हैं, बेस्ट फीचर, बहुत अच्छे जो इनकी खासियत है उसको उठा लिया। लेकिन जो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अजाइल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, अजाइल मतलब होता है फ्लेक्सिबल। बिल्ली देखा आपने, चीता, बिल्ली और चीता, ये सब भी बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं और अपने हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं जो भी परिस्थिति होती है। तो अजाइल के बारे में हम वैसे बात करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए, अजाइल मतलब परिस्थितियों के हिसाब से चेंज हो जाना।
यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है। आप ये ध्यान रखिए कि वाटरफॉल मॉडल ले लीजिए या कोई भी मॉडल ले लीजिए, इसमें ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी चलती बार बार मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन की। आपको यूजर से बात करना पड़ेगा, फिर आपको प्लान बनाना पड़ेगा, फिर आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे घर के लिए आप मॉडल बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, वो बनाना पड़ेगा। आर्किटेक्चर और डिजाइन के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोडिंग करेंगे, फाइनली आप इसको यूजर को देंगे, जिसको हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब जो यूनिफाइड प्रोसेस है, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंस दी है कि भाई यूजर से बात करो पहले। जब तक हम कम्युनिकेशन, जब तक यूजर से बात करेंगे, रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर नहीं होगी। और हमको यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। ये कस्टमर एक सिस्टम को कैसे देखना है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, इसके लिए उन्होंने कहा यूज केस आपको बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने इन तीनों ने यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बनाई। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में अलग अलग नोटेशन से डायग्राम बना सकते हैं आप। तो सबसे पहला है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है कि एक यूजर एक सिस्टम, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, बाकी लोग किस सिस्टम के साथ क्या क्या इंटरेक्ट करेंगे, कौन कौन से फंक्शन उनको चाहिए, कौन कौन से वो काम करेंगे, कौन कौन से काम नहीं करेंगे। यहां पर इन्होंने जैसे डेफिनेशन में ही बोला कि भाई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो उसका एक मॉडल बनाएंगे, यानी आर्किटेक्चर बनाएंगे पहले, तभी तो उसके अंदर चीजें बता पाएंगे कि ये चीज यहां फिट होगी, यहां से यहां फिट होगी। तो अगर आप आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से बना लेंगे तो आप सिस्टम को समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी बन जाएगी आपकी। सिस्टम से आपके क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आप फंक्शन देना चाहते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा ये आर्किटेक्चरली फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा बड़ा हो सकता हो, घट सकता हो। और रीयूज, अगर कोई चीज बन चुकी है उसको रीयूज कर सके। तो ये सब चीज तभी हो पाएगी जब आप आर्किटेक्चर या डिजाइन अच्छे से बनाएंगे। बेसिकली ये डिजाइन की बात हो रही है। इन्होंने कहा कि जो प्रोसेस फ्लो होगा वो इटरेटिव होगा, इंक्रीमेंटल होगा। इटरेटिव का मतलब यह है कि एक बार हम चक्र चलाएंगे और उसके बाद हर बार जब चक्र चलाएंगे कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जो एवोल्यूशनरी फील है, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस जैसे स्पाइरल वगैरह का, वो भी फील आएगा, क्योंकि आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो चित्र है ये पूरा का पूरा आपका यूनिफाइड प्रोसेस का है। इसमें ये सारे जो प्रोसेस है, ये सारे हम ऑलरेडी देख चुके हैं वाटरफॉल मॉडल में। ये हमारे क्लासिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी है जो किसी भी मॉडल में होती है। यहां पर इन्होंने कहा कि हम इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, ये 4 एक्टिविटी देंगे और हम इन सबको मिलाएंगे। लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये ऐसा नहीं कि एक जगह चलेगी। जैसे हमने रिक्वायरमेंट के बाद हम मॉडलिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि इंसेप्शन के लिए मान लीजिए हम जब सॉफ्टवेयर आ रहा है बातचीत कर रहे हैं, फिर इलैबोरेशन के लिए हम ये मॉडलिंग भी चलेगी, रिक्वायरमेंट भी चलेगा, एनालिसिस भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, सब चल रहा है। लेकिन ये पहला इटरेशन है इसका, मतलब पहली बार में। अगर पहली बार में आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन है, एक बार कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा यही सारे करके फिर कंस्ट्रक्ट किया, ये 4 इटरेशन में फिर फाइनल आपका कोड तैयार हुआ। इसी तरीके से ट्रांजिशन, तो इसमें क्या किया, ये जो क्लासिकल एक्टिविटीज है ना जो हमारी, उन सबको जोड़ दिया। पहला जो इसमें फेज आता है वो इंसेप्शन फेज। इंसेप्शन फेज को देखिएगा कि जो हमारे क्लासिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, इसकी कम्युनिकेशन एक्टिविटी और इसकी प्लानिंग एक्टिविटी को इंसेप्शन एक्टिविटी कहा गया। तो इंसेप्शन एक्टिविटी क्या हो गई, कम्युनिकेशन और प्लानिंग को मिला के बन गई। ठीक, इन्होंने ये नाम दिया। अब इसमें इन्होंने कहा कि पहले आप स्टेक होल्डर से बात करिए, सारी रिक्वायरमेंट समझिए, उसके बाद एक रफ आर्किटेक्चर, ध्यान रखिएगा जो इंसेप्शन फेज है इसमें पूरा आर्किटेक्चर नहीं बनता है, केवल एक रफ आर्किटेक्चर बनता है। और आगे का प्लान होता है कि भाई हम इसको इटरेटिव इंक्रीमेंटल कैसे बनाएंगे, हमको कितने 1 करना है, 2 करना है, कितने इंक्रीमेंट इस पे जाने हैं। यहां पर क्या होगा कि शुरुआत में यूजर से बात कर रहे हो आप, तो यूजर के लिए यूज केस बनाने होंगे। जैसे मैं ये बता रहा हूं, यूजर कैसे इंटरेक्ट करने वाला है सिस्टम से, क्या क्या उसको फंक्शन फीचर चाहिए, वो यहीं क्लियर हो जाएंगे। इस यूज केस डायग्राम से बन जाएगा। अब आपने आर्किटेक्चर, जो मैंने कहा रफ आर्किटेक्चर बना रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे, कौन कौन से मेजर सब सिस्टम्स आएंगे। यानी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें आपको पता है कि ये छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट नहीं, जो बड़े बड़े पार्ट है वो हमें चाहिए। फंक्शन फीचर जो यूजर के लिए एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप आ जाएंगे, ले लेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर को थोड़ा रिफाइन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूज, अगर एक बिलिंग सिस्टम है उसमें आप यूजर भी होगा और जो बिलिंग सिस्टम को जिसने बनाया है एडमिनिस्ट्रेटर वो भी होगा, सबका व्यू यहां पर देखना पड़ेगा। यहां पर इसी जगह पे हम
जब प्लानिंग पे आएंगे तो आप देखेंगे, मैं भी बताता हूं आपको, क्योंकि ये प्लानिंग और कम्युनिकेशन इन्होंने दोनों इंसेप्शन पे ले लिया है। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हमको प्लान करना पड़ता है कि भाई हमारे पास आदमी कितने हैं, कंप्यूटर कितने हैं, रिस्क क्या है, जोखिम क्या है, हमारा शेड्यूल कितना है, 2 साल का काम है, हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा इसको, कितने फेजेस लगेंगे इसमें, कितने इंक्रीमेंट हमको करने पड़ेंगे हर फेज में। इसके बाद आता है इलैबोरेशन फेज। यहां पर मैंने एक डायग्राम आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे इलैबोरेशन फेज का एक इटरेशन हो रहा है। तो देखिए, इटरेशन 1 है, 2 है, 3। इलैबोरेशन के ही 3 इटरेशन है, 3 बार ये चक्कर चलेगा इन सब का। तो इलैबोरेशन फेज में क्या क्या आ गया, इसमें प्लानिंग को और मॉडलिंग को कंबाइन कर दिया गया। क्लासिकल जो साइफलाइक जो आपके मॉडल है, उनके प्लानिंग और मॉडलिंग को कंबाइन करके इलैबोरेशन में डाल दिया गया है। जेनेरिक प्रोसेस जो है उसको मिला के डाल दिया गया है। यहां पर क्या है, आपको याद है कि जो हमारा इंसेप्शन फेज था, यहां पर आप बहुत ही जनरल आपने यूज केस तो बना दिए थे जो इंसेप्शन केस में, अब और वहां पर एक रफ आर्किटेक्चर भी बना दिया था। इसी को यहां पर थोड़ा और बढ़ाया जाता है। अब यहां पर यूज केस डायग्राम से आगे बढ़ के यूज केस मॉडलिंग, एनालिसिस मॉडलिंग, डिजाइन मॉडलिंग, इंप्लीमेंटेशन मॉडलिंग, डिप्लॉयमेंट मॉडलिंग, और इन सब का यूएमएल डायग्राम बनाया जाता है या यूएल डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो इलैबोरेशन में है, यहीं पर आपका जो एग्जीक्यूटिबल सिस्टम है, फाइनल सिस्टम जो बनने वाला, उसी का आपके सामने प्रारूप आ जाता है। कई बार ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम ये इलैबोरेशन खत्म करते हैं तो हमने ऑलरेडी स्कोप, रिस्क और ये सब चीजें तो हमने डिसाइड कर ही ली थी। यहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो अपने स्कोप, जोखिम और जो डिलीवरी डेट है वो रीजनेबल है कि नहीं। वो ऐसा काम करना है कि वो रीजनेबल रहे। 2 साल का प्रोजेक्ट है, आप 4 साल में नहीं दे सकते। 2 साल का प्रोजेक्ट है, आपको 1.9 या मतलब 2 साल में, 2 साल का मतलब 1.5 साल, पौने 2 साल तक आपको चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर आता है कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज तो आप जानते ही है, यहां पर कोडिंग और टेस्टिंग होती है। तो कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन ही रखा है इन्होंने, कंस्ट्रक्शन में 2 फेजेस नहीं डाले हैं। यहां पर अब आर्किटेक्चर मॉडल बन चुका है, आर्किटेक्चर बना चुके हैं, यानी कि घर का जो मॉडल है वो बन चुका है। अब उसमें खिड़कियां फिट करनी है, उसमें दरवाजे फिट करने वाले काम होंगे। तो यहां पर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकायदा कोडिंग होगी, और हर एक यूज केस जो बनाया गया था पहले इंसेप्शन और इलैबोरेशन में भी उसको और थोड़ा सा रिफाइन किया गया था, उसको देखा जाएगा। फाइनली क्या होगा कि यहां पर एक सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट यानी कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, यानी कि एक रिलीज जिसमें सारे फंक्शन और सारे कोड लिख दिए गए हैं। मतलब सोर्स कोड मतलब तो कोडिंग ही होगी ना, और जितने भी कंपोनेंट्स है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, यूनिट टेस्टिंग करेंगे उसकी, और उसको फिर से चेक करेंगे। उसके बाद उन सबको जोड़ दिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। क्या होता है, जैसे आपने एक फंक्शन लिखा, मैंने एक फंक्शन लिखा, हम दोनों इसको जोड़ देंगे तो इसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। उसे हम कंपोनेंट असेंबली और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। कंपोनेंट वो ऑलरेडी जो आप खरीद के लाएंगे, कॉर्ड्स, या फिर आपने ऑलरेडी बना रखे होंगे। इंटीग्रेशन मतलब यह है कि आपने जो बनाया है कंपोनेंट के साथ उसको जोड़ेंगे, वो सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब यहां पर आप एक्सेप्टेंस टेस्ट भी बनाएंगे, यानी कि जब यूजर एक्सेप्ट करेगा तो वो भी तो टेस्ट करेगा, तो वो क्या होने चाहिए। तो यहां पर इसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि अब हम फाइनल डिलीवरी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। अब आ गए हम ट्रांजिशन फेज पे। ये जो ट्रांजिशन फेज है, इसमें क्या क्या जोड़ रहे हैं। ट्रांजिशन फेज में कंस्ट्रक्शन की आखिरी एक्टिविटी और डिप्लॉयमेंट की पहली एक्टिविटी। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन ये है तो यहां की जो एक्टिविटी है, साथ में ये डिप्लॉयमेंट है, इसकी ये एक्टिविटी, ये इस जगह की बात हो रही है। ट्रांजिशन फेज मतलब ये होता है। तो यहां पर यूजर को आप सॉफ्टवेयर दे देंगे जो आपने बना दिया है, रिलीज दे देंगे या इंक्रीमेंटल जो रिलीज है, और बीटा टेस्टिंग के लिए, बीटा टेस्टिंग मतलब यूजर को देके यूजर से इनपुट लेते हैं। ये वहां पर ही आपके लोग भी रहेंगे, और जो भी फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से आप जो कमियां है, दूरी है, मतलब उसको दूर करेंगे। तो बेसिकली आप उसके साथ सपोर्ट इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, क्योंकि आपको यूजर के लिए यूजर मैनुअल बनाना पड़ेगा, यूजर गाइड बनाना पड़ेगा, कोई ट्रबल शूटिंग गाइड बनानी पड़ सकती है, कोई इंस्टॉलेशन कैसे करें वो प्रोसीजर आपको बताने पड़ते हैं, वो सब चीजें इसमें आप बनाएंगे। फिर फाइनली आपका आता है प्रोडक्शन फेज। क्या प्रोडक्शन फेज आ रहा है, ये देखिए। जो प्रोडक्शन फेज है, ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट एक्टिविटी जो है ना, उसी के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो हमने क्लासिकल साइकिल्स में देखा है। यहां पर क्या है कि सॉफ्टवेयर को बकायदा, क्योंकि अब ये अलग अलग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में जा रहा है, इसकी डिफेक्ट रिपोर्ट आ चुकी है। अब आपको कोई अगर चेंज करना है, वो चीज यहां पर आप सबमिट कर सकते हैं या की जाएगी। तो आप देखिएगा कि ये हो सकता है कि जब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट बढ़ गया, ठीक है, उसी समय आपकी कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन और प्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटी भी साथ चल रही हो। तो इसको मैं कह सकता हूं कि जो यूपी वाले जो फेजेस हैं, जो आपने यहां देखे यूनिफाइड प्रोसेस में, ये एक साथ काम करते हैं, लेकिन स्टैगर्ड कॉन्करेंसी। मतलब ऐसे करेंगे, ये कॉन्करेंट तो चल रहे हैं, लेकिन स्टैगर्ड का मतलब होता है एक यहां चल रहा है, एक यहां चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, ऐसे स्टैगर्ड कॉन्करेंसी कहते हैं।
तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस फ्लो यानी कि जो टास्क सेट है, हमने बात की थी कि सबसे पहले आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है। पहले तो इस एक्टिविटी के एक्शंस होते हैं, एक्शन के लिए हम आपके टास्क सेट बनाते हैं, एक्चुअल काम यहाँ पर। तो टास्क सेट को आप वर्कफ्लो समझ लीजिए, वर्कफ्लो को आप टास्क सेट समझ लीजिए। टास्क सेट मतलब एक्चुअल काम जो हो रहा है, तो यहाँ पर एक्शन के लिए काम किया जाता है, मतलब जितना भी हो सकता है। तो जो ये सॉफ्टवेयर टीम डिसाइड करती है कौन सी चीज कहां करनी है, इसको हम अभी यहां पर इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। पर्सनल एंड टीम प्रोसेस मॉडल्स, हमने यहां बात की काफी सारे जो SDLCs थे उसके बारे में बात की, जैसे आपका वाटरफॉल मॉडल हो गया, इसके अलावा प्रोटोटाइप, फिर स्पाइरल, ऐसे तमाम तरीके के हम मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, प्रोजेक्ट तो एक टीम ही करेगी ना। एक पूरी टीम किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करेगी। तो ये जो टीम के लिए जो मॉडल या प्रोसेस मॉडल्स अपनाए जाते हैं, उसको हम टीम प्रोसेस मॉडल कहते हैं। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ मॉडल्स हो सकते हैं, वो भी कोई तरीका अपना सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। उसको हम पर्सनल प्रोसेस मॉडल्स कहेंगे। तो PSP हो गया किसी इंडिविजुअल के लिए, एक आदमी के लिए। TSP हो गया पूरे टीम के लिए। तो जो टीम है वो अपने आप खुद प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस आते हैं ना, उनके बारे में ही बात हो रही है। वो अपने अपने प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल, उसको जब काम दिया जाता है तो वो अपने आप डिसाइड कर सकता है कि मुझे 1 महीने में ये करना है, तो इस 1 महीने के अंतराल में मैं क्या क्या करूं। तो इससे क्या होगा, जब ये सारे के सारे लोग डिसाइड करेंगे कि मैं ये क्या करूं, मैं ये क्या करूं, अगर अच्छे से वो फॉलो करेंगे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ही भला होगा। और इसके अलावा एक इंडिविजुअल या फिर पूरी टीम, वो भी तो बहुत सारे प्रोसेस अपना सकती है खुद के। लेकिन इन प्रोसेस को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सबको ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई आपको अपने खुद के प्रोसेस चयन करना है। लेकिन ये अचीवेबल है। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए कर लें कि हम ये वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे या स्पाइरल यूज करेंगे, तो आपको सबको पता है कि इस तरीके से चलना है। लेकिन हर आदमी अगर अपने लिए डिसाइड करेगा, पूरी टीम अपने लिए डिसाइड करेगी, उसमें बात अलग हो जाएगी। पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस या पर्सनल सॉफ्टवेयर मॉडल्स, प्रोसेस मॉडल, इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल उसको क्या क्या करना है वो यहां पर तय होगा। तो पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस PSP, यहां पर एक पर्सनल या एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, एक सिंगल आदमी के बारे में बात हो रही है कि वो क्या प्रोडक्ट बनाने वाला है। जैसे कोडर है तो कोड बनाएगा, डिजाइनर है तो डिजाइन बनाएगा। कोई क्वालिटी का इश्यू ना रह जाए, हर आदमी को ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली कोडर होते हैं। उनको एक्चुअल जो काम करते हैं उनको हम प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो जो PSP में जो कोडर है या जो प्रैक्टिशनर है, वो ये भी तय करेंगे कि प्रोजेक्ट का प्लान कैसे हो, यानी कि वो बाकायदा बताएंगे कि भाई इस काम के लिए मुझे कितना समय लगेगा, इस काम के लिए क्या बजट लगने वाला है। और जैसे मैं बता रहा हूं, हर चीज में क्वालिटी भी खुद ही कंट्रोल करेंगे कि जो प्रोड्यूस करेंगे, जो भी एक सिंगल आदमी पैदा करेगा, वो उसका वो क्वालिटी भी इंश्योर करेगा। तो इस PSP मॉडल, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए मॉडल है, एक सिंगल आदमी के लिए मॉडल है, जो उस टीम का मेंबर है, उसकी 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है। पहला प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करना है कि सब, प्लानिंग का मतलब यही होता है कि शुरुआत, वहां पर हमको आगे का तय करना होता है। तो जरूरत क्या है, यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद प्रोजेक्ट का या उसके काम का साइज, और इसके लिए क्या एस्टिमेशन होगा, मैं 2 महीने में पूरा करूंगा, इसके लिए 50,000 रुपए लग जाएंगे। तो ये एक एस्टिमेशन उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई कितने डिफेक्ट होने वाले हैं, यानी अगर वो ये काम कर रहा है तो कितने करीबन डिफेक्ट आने वाले हैं, कमियां आने वाली है, दिक्कतें आने वाली हैं, ये एस्टिमेट खुद करना होगा। और उसके बाद ये जो भी मैट्रिक्स है, जो नंबर्स यहां पर आए ना, ये वाला एस्टिमेशन का या फिर डिफेक्ट एस्टिमेट का, ये बकायदा एक वर्कशीट में या डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि एक टेम्पलेट में दर्ज होगा सबके लिए इंडिविजुअल। उसके बाद देखा जाएगा कि भाई किस कौन कौन से एक आदमी कौन कौन से काम करेंगे, और उसके बाद वो आदमी जो काम कर रहा होगा, जैसे मैं ये काम कर रहा हूं, मैं डिजाइनिंग का काम कर रहा हूं, तो मैं डिजाइनिंग का काम किस समय कंप्लीट करूंगा, मेरा प्रोजेक्ट के साथ क्या शेड्यूल रहेगा। हाई लेवल डिजाइन का मतलब ये होता है कि अब मैं उस डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर मैं रिक्वायरमेंट को लूंगा,
और इसके हिसाब से कंपोनेंट डिजाइन किया जाएगा। मतलब कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पर मोस्टली, कंपोनेंट में डेवलप करने वाला हूं, और अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आने वाली है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एज ए इंडिविजुअल मैं कोशिश करूंगा कि प्रोटोटाइप डेवलप कर दूं, ऐसी चीज डेवलप कर दूं जिससे पता लग जाए कि भाई क्या क्या समस्याएं आ सकती है। इसको भी बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा, एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड करेगा और देखेगा कि क्या चल रहा है। वैसे तो इसके ऊपर मैनेजर रहेगा ही, वो करेगा ही, लेकिन इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर्सनल प्रोसेस मॉडल क्या करेगा। तो इसके बाद हाई डिजाइन जो लेवल है, मतलब हाई लेवल पे जो काम हो रहा है उसका रिव्यू होना है। रिव्यू के लिए अब हम आगे जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ फॉर्मल वेरिफिकेशन के मेथड होते हैं, टाइप सिस्टम, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन और प्रूफ असिस्टेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही फॉर्मल तरीके होते हैं जिससे डिजाइन में पता चल जाता है कि एरर क्या क्या है, और फिर उसमें फिर से ये जो भी नंबर्स आएंगे उसका मैंने बताया कि सब चीजें मेंटेन की जा रही है टेम्पलेट में, डॉक्यूमेंट में, और उसका देखा जाएगा कि भाई क्या रिजल्ट आने वाला है। इस हिसाब से फिर फाइनली डेवलपमेंट किया जाएगा। यहां पर जैसे मैंने बताया कंपोनेंट लेवल डिजाइन है, कंपोनेंट जो डेवलप करेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल एक कंपोनेंट डेवलप कर रहे हैं, और इसको डिफाइन किया जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा। रिव्यू कौन करेगा? ऑफ कोर्स आपका जो मैनेजर होगा। कोड जनरेट किया जाएगा, कोड को रिव्यू कर सकता है, कोई टेक्निकल रिव्यू हो सकता है, इसको कंपाइल किया जाएगा, फिर इसको जो भी टेस्टिंग का मेथड आप तय करेंगे टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स, जो भी ये जैसे मैंने कहा कि हर जगह पे चीजें दर्ज होने वाली है, यानी हर चीज को दर्ज किया जाएगा किसी डॉक्यूमेंट में या किसी टेम्पलेट में। उसके बाद आता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है? जब किसी का देहांत हो जाता है तो बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है कि भाई पता चला जाए कि भाई किस कारण से हुआ है ये। तो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास हर जगह, मैंने कहा हर टेम्पलेट में, हर डॉक्यूमेंट में आप मेजरमेंट और मैट्रिक्स कर रहे हैं, जो आपने कहा वो दर्ज कर दिया गया। अब जो भी आपने मैट्रिक्स और मेजर कलेक्ट किया है उसके हिसाब से ये प्रोसेस जो आपने अपनाया वो कितना सही था, कितना आप लैग किया है आपने, ये सब यहां पर फाइंड आउट किया जाता है, पता चला जाता है। मेजर और मैट्रिक्स ये आपको ये बताया जाता है कि भाई जब हमको पता चल गया कि इस चीज से प्रोसेस में कोई दिक्कत आई, तो यही फीडबैक की तरह काम करता है कि इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है। क्या क्या चीजें हैं जो हमें और परिवर्तन करनी पड़ेंगी। ये जो पीएसपी होता है ना, इसका मेन एम ये है कि भाई सबसे पहले एरर जो कमियां आ सकती है, आपने देखा था इसमें सबसे पहले ये था कि आपको खुद एस्टिमेट करना पड़ेगा कि क्या कितने एरर हो सकते हैं इसमें। तो पहली चीज इसमें यह है कि जितनी गलतियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, उसको पहले ही आप पता कर लें, पहले उसका आकलन कर लें। और इसके लिए बहुत जबरदस्त असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, पता करना होता है कि जो वर्क प्रोडक्ट, चाहे आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका असेसमेंट होना, मूल्यांकन होना जरूरी है। अब पीएसपी की बात तो हो रही है, इतना ज्यादा इसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते या करते। कि उसका कारण क्या है कि आप हर एक इंडिविजुअल पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। अब इतना ज्यादा ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज, कि जो लोग आप जिनको हायर कर रहे हैं, क्या वो इतने इंटेलेक्ट हैं और उसका कमिटमेंट है। उसको कहा गया कि सारी चीजें मेंटेन करो, आप हर चीज डॉक्यूमेंट करो, मैट्रिक्स, और जो भी आप, कोई कैसे बता सकता है कि कितने एरर्स आएंगे मेरे कोड में, है ना? तो चाहे वो प्रैक्टिशनर की बात करें जो वाकई में कोडिंग कर रहे हैं, चाहे मैनेजर की बात करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी को चलिए पीएसपी के लिए ट्रेन भी कर दें कि भाई आपको खुद ही करना है, सब कुछ खुद ही एस्टिमेट करना है, पता करना है, टाइम का पता करना है और क्वालिटी भी इंश्योर करनी है, ये सब करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके लिए कॉस्ट बहुत हाई होगा और वो इंटेलेक्ट भी होना चाहिए, उतना आईक्यू भी होना चाहिए उस बंदे का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर के, वो इस तरीके का मेजरमेंट मैट्रिक्स जो इसमें पीएसपी में कहा गया है वो उतना नहीं कर पाएंगे। यहां पर पीएसपी की बात हो रही थी कि भाई खुद ही काम करिए, खुद ही एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब टीएसपी की बात हो रही है तो हम क्या कहते हैं, जैसे हम पीएसपी की बात करते हैं तो पर्सनल हो जाता है, वो एक इंडिविजुअल के बारे में हो जाता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिशनर हो, यानी बाकी जो कोड करते हैं, जो एक्चुअल वर्क प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो सभी के लिए लागू होगा, पूरी टीम के लिए लागू होगा, या एक बड़ी टीम है तो उसके जो सब टीम बनी है, सब कमिटीज बनी है, उनके लिए लागू होगा। तो टीएसपी का मेन ये है कि भाई एक ऐसा सेल्फ डायरेक्टेड प्रोजेक्ट टीम बनाई जाए। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब होता है
टीम अपने हिसाब से डिसाइड करे कि किस तरीके से हमको एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है। वाटरफॉल मॉडल अगर आप ना लेंगे तो आपको सब पता है, स्पाइरल में क्या करना है आपको पता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि आप खुद ही तय करें कि आपको करना क्या है। तो हम्फ्री साहब ने ये जो टीएसपी के लिए कुछ चीजें डिसाइड की थी और इसी टीएसपी से पीएसपी निकला है। ध्यान रखिएगा, जब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वही इंडिविजुअल टीम का पार्ट है। तो यहां पर इन्होंने कहा था कि भाई जो टीम है वो सेल्फ डायरेक्टेड होगी, यानी कि खुद ही प्लान करेगी, खुद ही देखेगी क्या क्या काम करना है, क्या गोल्स होने चाहिए और कौन कौन से प्रोसेस उसे आप अडॉप्ट करने हैं। अगर हो सकता है बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके अच्छे अच्छे प्रोसेस ये ले ले, है ना। तो ये जो टीम है ये 3 से लेकर 20 तक इंजीनियर हो सकते हैं इसमें, 3 से 20 तक। मान लीजिए 70 की टीम है तो 20-20 करके आप बना लीजिए, 20-20-20 10 ऐसे करके बना लीजिए, और वो हर एक टीम पे ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस उसको अपनाना पड़ेगा। ये जो हम्फ्री साहब ने एक और चीज इसमें कही थी कि ये मैनेजर को बताता है, या कहें कि कैसे वो टीम को कोच करे। जैसे कोई भी क्रिकेट टीम या हॉकी टीम का एक कोच होता है ना, तो वो बताना पड़ता है टीम को कि कैसे वो सक्सेस अचीव कर सकती है, ये मैनेजर बताएगा। और उसके बाद वो ये टीम को ये फोर्स करना है, ये टीम के दिमाग में डालना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं कम से कम CMMI लेवल 5 का हो। अब मैं CMMI के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन इसके जो लेवल होते हैं इनिशियल, मैनेज, डिफाइंड और क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड और ऑप्टिमाइजिंग, तो ऑप्टिमाइज लेवल पे होना चाहिए। इसके बाद क्योंकि ये मैच्योरिटी लेवल है, तो जितना ज्यादा आप अच्छा समझाएंगे उतना ज्यादा हाई मैच्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, क्योंकि टीम बेसिकली किसी कंपनी की होगी और कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगा, और उसमें जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना बेहतर होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये सब चीजें सीखने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग लेनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, तो क्यों ना ये सब चीजों को वहीं सिखाया जाए। ये हम्फ्री साहब ने कहा। तो टीएसपी के बारे में बात करें या पीएसपी के बारे में बात करें, जब हम पीएसपी के बारे में बात करें, ये सब पीएसपी चल रहा है, ध्यान रखिए। मैं टीएसपी मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टीएसपी और पीएसपी बहुत जुड़े हुए हैं। पीएसपी से ही आपकी ये टीएसपी से ही ये टीएसपी जो निकलेगा ना वो पीएसपी से ही निकल रहा है। ये टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, तो पीएसपी टीएसपी साथ चलते हैं। एक सेल्फ डायरेक्टेड टीम है, उसका ये होता है कि भाई उसके क्रिस्टल क्लियर आगे के विचार हैं कि भाई गोल क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अब यही जो टीम है, जो सेल्फ डायरेक्टेड टीम है, वो खुद ही डिसाइड करती है कि सबका रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी हर एक टीम मेंबर की। एक टीम मेंबर की बारे में बात कर रहा हूं। इसके अलावा क्या ये प्रोडक्ट देने वाला है, इसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाएगी, क्या हम जो इसमें टीम प्रोसेस लगाएं ताकि हमको सक्सेस मिले। इसके अलावा क्या होता है कि एक तो आप टीम एज अ टीम लगा रहे हैं, उसके अलावा एक लोकल स्टैंडर्ड भी होता है, यानी एक टीम कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम करेंगे ये खुद भी आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई लाइफ साइकिल मॉडल ही लगाना है, हर बार आपको रिस्क असेस करना है और फिर उसके बाद रिस्क को कम करने के लिए क्या काम करने हैं। बेसिकली ये जो बात है वो ये है कि आप ट्रैक कर सकें अपने प्रोजेक्ट को, मैनेज कर सकें और जो भी प्रोजेक्ट का स्टेटस है उसको बता सकें। ये इसके लिए होता है। टीएसपी में जो जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है उसमें है आपका प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग, हाई लेवल डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, फिर इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और पोस्टमार्टम। जो पोस्टमार्टम होता है बेसिकली ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए होता है, जैसे सीएमएम का जो लेवल है वो अचीव करने के लिए कि भाई हमको 5 लेवल चाहिए। टीएसपी में बहुत सारी चीजें यूज होती है। पहली चीज तो है स्क्रिप्ट। अगर आप देखें यहां पर दर्ज भी किया गया है कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, स्क्रिप्ट होती है, फॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको टीम मेंबर को गाइड करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा कि भाई ये आपका स्क्रिप्ट है, ये फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने। तो स्क्रिप्ट्स होते क्या है इसमें, अगर हम स्क्रिप्ट को थोड़ा सा बड़े तौर पे देखें तो ये आपको प्रोजेक्ट की एक्टिविटी बताते हैं। तो प्रोजेक्ट का लॉन्च कब होने वाला है, इसका डिजाइन कैसे होगा, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सिस्टम टेस्टिंग कैसी होगी और बाद में पोस्टमार्टम कैसे होगा। पोस्टमार्टम को आप ये कह सकते हैं कि भी आगे चल के आप मेंटेनेंस की बात कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे डिटेल्ड वर्क फंक्शन भी है कि क्या क्या काम होंगे और क्या क्या काम जो होंगे उसका, जैसे डेवलपमेंट प्लानिंग है कि भाई ये डेवलप कैसे होगा, रिक्वायरमेंट कैसे आएगी, अगर कोई चेंज होगा उसको कैसे मैनेज करेंगे और टेस्टिंग कैसे होनी है, ये स्क्रिप्ट में दर्ज होगा। तो टीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबसे अच्छी टीम होती है वो खुद अपने आप तय करती है। इसी को हम सेल्फ डायरेक्टेड कहते हैं। टीम को आपको बताना नहीं पड़ता, टीम का मैनेजर ही खुद डिसाइड कर लेगा। तो टीम मेंबर ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूल को पाने की कोशिश करते हैं और हर बार जो मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि हर चीज में मैट्रिक्स होती है, हर चीज में नंबर आएंगे
और उसी नंबर से पता चलता है कि हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ हम आगे हैं। और यहीं पे हम हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्रोच लगा रहे हैं, कोई भी अप्रोच हो सकती है, खुद की डेवलप की होगी या जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी ली हुई होगी, लेकिन मेन चीज है डेवलप करना। प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अब प्रोसेस टेक्नोलॉजी में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस है वो एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है। तो इस लेयर टेक्नोलॉजी में यहां पर हम बात करते हैं टूल। तो होता यह है कि हमारे पास, चाहे हम फ्रेमवर्क एक्टिविटी बात करें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की होती है ना, शुरुआत हम करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, फाइनली हम टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक जाते हैं। इसमें बहुत सारे हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है, उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, कई सारी अम्ब्रेला एक्टिविटी चल रही होती है। इसके लिए होता यह है कि हमको कोशिश ये करनी है कि जितने भी काम हैं वो हम ऑटोमेट कर सकें, और क्या हम उन इस तरीके से वर्कफ्लो को, जो भी वर्कफ्लो, चाहे इटरेटिव हो चाहे वो चक्कर वाला हो, मतलब इटरेटिव हो, कोई भी तरीके का, बेसिकली हमारा काम यह है कि टाइम को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक बार हमने तय कर लिया कि भाई ये प्रोसेस हमें चलाने हैं, उसके बाद हमको प्रोसेस टेक्नोलॉजी टूल्स, इसी के बारे में बहुत बात कर रहा हूं, वो हमको लगाना है, ताकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितनी भी एक्टिविटी है, फ्रेमवर्क एक्टिविटी, टास्क, अम्ब्रेला एक्टिविटी, वो सबको हम जज तो कर पाए, पता तो कर पाए और फास्ट कर पाए। वो तभी हो सकता है जब हम वर्क प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसमें हम क्वालिटी लगा सके, क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक लगा सके। वो सब तभी हो पाएगा जब हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी हो। प्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास सारे ये मेथड होते हैं। और फाइनली मैं जो यहां बात कर रहा हूं वो टूल्स के बारे में बात कर रहा हूं कि टूल्स, जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी टूल है वो बेसिकली ऑटोमेटेड हो सकता है, सेमी ऑटोमेटेड हो सकता है। वो सब ये है कि प्रोसेस आपने जो भी अपनाया है, कितना वो सही है, कितना गलत है तो सुधारा जाए, और क्या प्रोसेस आप ठीक से लगा पाए, ताकि आपने टाइम को और कॉस्ट को मैनेज किया। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।